गुड इवनिंग। ऑफिस में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है आजकल, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग में पिछला जो कंटेंट कवर किया था वो अफ्रीका कवर कर लिया था हम लोगों ने। अफ्रीका के बाद हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका कवर कर लिया। नॉर्थ अमेरिका के बाद हम लोगों ने साउथ अमेरिका कवर कर लिया, और अब हम लोग बात करेंगे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन की, जिस पर कई बार और रिपीटेडली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो है हमारा वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के बाद हम लोग यूरोप कवर करेंगे, और यूरोप के बाद हम लोग बाकी एशिया कवर करने के बाद फिर साउथ एशिया, और उसके बाद हम जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह है इनको कवर करके इसको खत्म कर देंगे। तो आज हम लोग वेस्ट एशिया की बात करेंगे। वेस्ट एशिया बेसिकली इसको दो नामों से पुकारा जाता है। इसको वेस्ट एशिया भी बोला जाता है और इसको मिडिल ईस्ट भी बोला जाता है। लेकिन वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, हम लोग अभी उसको समझते हैं कि यहाँ पर दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो ओवरऑल हम लोग पहले वेस्ट एशिया को देखें, तो ये जो पूरा एरिया है जिसको हम लोग यहाँ पर एशिया के नाम से जानते हैं, अगर उसको देखा जाए तो ये जो पूरा इलाका है लंबा सा, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया, तो ये एक बहुत बड़े एरिया को जो एशिया है वो कवर करता है। एशिया को अगर देखा तो पूरा एशिया यहाँ से लेके ये पूरा जो इलाका है, ठीक है, ये सब, ये क्या है लगभग, ये हमारा क्या है, ये हमारा एशिया है। इस एशिया के अलग अलग हिस्से हैं, जैसे ये वाला हिस्सा कहलाता है साउथ एशिया। ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है साउथ ईस्ट एशिया। और यहाँ पर जो इलाके हैं जिसमें हमारे पास फिलीपींस जापान वगैरह आते हैं वो हमारे पास कहलाता है ईस्ट एशिया। वैसे ही ये जो इलाका है इस इलाके को हम लोग बोलते हैं वेस्ट एशिया। और इसी वेस्ट एशिया को, जिसका जो एरिया है वो लगभग इस तरीके से यहाँ तक फैला हुआ है, इसको हम लोगों को यहाँ पर कवर करना है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट एशिया की। और वेस्ट एशिया में अगर देखें हम लोग तो वेस्ट एशिया का एक रफ आइडिया हम लोग अगर ले लें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इलाका है, ये जो इलाका है, ये इलाका हमारा, ये है हमारा वेस्ट एशिया। इसको हम लोग पश्चिमी एशिया या वेस्ट एशिया बोलते हैं। वेस्ट एशिया बेसिकली वेस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ एशिया है, यानी कि एशिया का सबसे पश्चिमी भाग जो है उसको हम वेस्ट एशिया बोलते हैं। इस वेस्ट एशिया में कौन कौन से इलाके आते हैं इसको समझना जरूरी है। तो वेस्ट एशिया के रीजन्स को हम लोग पहले यहाँ पर देख लेते हैं। मैं मैप भेज दूंगा, आप उस मैप को देख लीजिएगा। तो वेस्ट एशिया का जो रीजन है वो, अगर हम लोग देखें तो ये जो रीजन है हमारा, ये रीजन कहलाता है हमारा, ये है अरेबियन पेनिनसुला, यानी कि अरब प्रायद्वीप इसमें आता है। यहाँ पर तुर्की वाला इलाका है, यहाँ पर अनातोलिया का पठार पाया जाता है। हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो ये क्या है, ये अनातोलिया रीजन है जहाँ पर अनातोलिया का पठार पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ईरान का रीजन आता है। ईरान के अलावा एक रीजन यहाँ पर है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं लीवेंट। लीवेंट कंट्रीज कौन सी होती है, बस 2 मिनट के बाद हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ एक आइलैंड यहाँ पर है, छुप गया है लीवेंट के पीछे, जिसको साइप्रस आइलैंड बोलते हैं, वो भी वेस्ट एशिया का पार्ट माना जाता है। ये जो पेनिनसुला है ये इजिप्ट का पार्ट है, और हम लोग रशिया अफ्रीका वाली क्लास में देख चुके हैं कि इसको क्या बोला जाता है, इसको सिनाई पेनिनसुला बोला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये काला सागर यानी कि ब्लैक सी है, और ये हमारा कैस्पियन सी है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में यहाँ पर एक पर्वतमाला पाई जाती है, एक माउंटेन रेंज पाई जाती है जिसको कॉकेशस पर्वतमाला बोला जाता है। तो उस काकेशस पर्वतमाला के साउथ में कुछ देश पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया। ये देश जो हैं ये साउदर्न काकेशस कंट्रीज हैं। इन साउदर्न काकेशस कंट्रीज को भी वेस्ट एशिया का पार्ट माना जाता है। ये जो वेस्ट एशिया का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा है ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड क्लासिफिकेशन है। तो वेस्ट एशिया में जो एरिया कवर होता है वो कौन कौन सा कवर होता है, तो इसमें कवर होता है अरेबियन पेनिनसुला,
यानी कि अरब प्रायद्वीप कवर होता है। अरेबियन पेनिनसुला के अलावा ईरान इसमें आता है। ईरान के अलावा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सभ्यता का नाम हम लोगों ने पढ़ा है जब हिस्ट्री पढ़ी थी। मेसोपोटामिया, आर्मीनियन हाईलैंड यहाँ पर आते हैं, हम लोग इन सबको देखेंगे भी। आर्मीनियन हाईलैंड के बाद लीवेंट रीजन यहाँ पर आता है। साइप्रस का जो आइलैंड है वो इसी का पार्ट माना जाता है। सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप जो कि इजिप्ट का है वो। और दक्षिणी कॉकेशस यानी कि साउदर्न कॉकेशस को भी वेस्ट एशिया का पार्ट माना जाता है। तो वेस्ट एशिया में ये सारा जो एरिया है वो कवर होता है। तो ये तो बात हो गई वेस्ट एशिया की, लेकिन मैंने कहा कि इसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। तो मिडिल ईस्ट में अगर देखा जाए तो वेस्ट एशिया में इतना रीजन आ रहा है, मिडिल ईस्ट में अंतर है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे अब कि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में क्या डिफरेंस है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में क्या क्या आता है। मिडिल ईस्ट में आता है अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला के अलावा जो लीवेंट रीजन है, जो तुर्की है, इसके अलावा इजिप्ट, ईरान और इराक, ये जो है ये मिडिल ईस्ट है। और ये क्या है, ये वेस्ट एशिया है। तो वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में क्या अंतर है, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। मिडिल ईस्ट में जो है वो साउदर्न कॉकेशस कंट्रीज शामिल नहीं होती हैं, आर्मीनियन हाईलैंड नहीं शामिल होते हैं, और बाकी जो एरिया है वो सारा जो है वो यहाँ पर शामिल है, इंक्लूडिंग इजिप्ट। ठीक है, वो मिडिल ईस्ट हमारा कहलाता है। वेस्ट एशिया में एक चीज और, यहाँ पर अनाटोलिया का जो रीजन है, जो टर्की वाला रीजन है, वो भी यहाँ पर वेस्ट एशिया का पार्ट है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के हिसाब से अनाटोलिया जो है वो वेस्ट एशिया का पार्ट नहीं माना जाता है। तो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में ये अंतर है। आगे चलते हैं हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहली चीज एक चीज देख लेते हैं कि वेस्ट एशिया जो है यहाँ से हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजर सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोला जाता है कर्क रेखा, हिंदी में बोला जाता है। और यहाँ अगर देखा जाए तो जो कर्क रेखा है वो कहाँ कहाँ से कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है वेस्ट एशिया में। तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि कर्क रेखा है। कर्क रेखा की बात अगर करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, तो ये कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है। तो ये गुजर रही है, सबसे पहली चीज ये गुजर रही है हमारी सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया से गुजर रही है, यानी कि सऊदी अरब से ये गुजर रही है। सऊदी अरब के अलावा अगर देखें तो यहाँ पर यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। उसके अलावा यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है ओमान। तो ये ओमान देश से होकर भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारी गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है, मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ हम लोगों ने इसको देख भी लिया, थोड़ा सा जूम भी मैंने कर दिया है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो होकर गुजरता है, कर्क रेखा जो है वो होकर गुजरती है। यहाँ अब अगर हम लोग देखें कि वेस्ट एशिया की कंट्रीज कौन कौन सी हैं और वेस्ट एशिया की कंट्रीज की कैपिटल्स वगैरह कौन कौन सी है, तो उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं रीजन वाइज। रीजन वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर अनाटोलिया, ये अनाटोलिया रीजन है। अनाटोलिया रीजन यहाँ पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दो पर्वत पाए जाते हैं, उन पर्वत के बीच में एक प्लेट्यू रीजन पाया जाता है। यहाँ पर इस प्लेट्यू रीजन का नाम है अनाटोलिया का प्लेट्यू, जो तुर्की में है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि अनाटोलिया का जो पठार है वो कहाँ पर है। तो अनाटोलिया का पठार जो है वो तुर्की में है, इसीलिए इसको अनाटोलिया रीजन बोलते हैं। तो अनाटोलिया रीजन में मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ कि जो अनातोलिया रीजन है, अनातोलिया रीजन में जो कंट्री है उसका नाम है टर्की। और टर्की की कैपिटल क्या है, टर्की की कैपिटल है अंकारा। तुर्की की कैपिटल है हमारी
अंकारा, इसको ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं अरेबियन पेनिनसुला में, यानी कि अरब प्रायद्वीप में, अरेबियन पेनिनसुला में आ जाते हैं। अरेबियन पेनिनसुला को अगर देखें तो ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला है। यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला में देखें तो ये जो एरिया है, पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप हमारे पास वो एक लैंड मास होता है, वो एक जमीन का टुकड़ा होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। तो अरेबियन पेनिनसुला, इस अरेबियन पेनिनसुला के एक तरफ हमारे पास पर्शियन गल्फ है, एक तरफ लाल सागर है, और एक तरफ यहाँ पर हमारे पास अरेबियन सी है। तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप, यानी कि अरेबियन पेनिनसुला। यहाँ पर कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं वो हमको मिलती हैं, उसको एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखें अरेबियन पेनिनसुला में, तो अरेबियन पेनिनसुला में यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री आपको दिखाई पड़ रही होगी, जिसका नाम है बहरीन। बहरीन। उसके बाद जो अगली कंट्री आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रही है, वो है बहरीन के, सॉरी ऊपर दिखाई पड़ रही, तो वो है हमारे पास कुवैत। तो एक कंट्री और यहाँ पर बहरीन के ऊपर, इसका नाम है कुवैत। कुवैत के बाद यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात है, यानी कि यूएई, अरेबियन पेनिनसुला में आती है। यूएई के बाद यहाँ पर एक कंट्री जिसका नाम है ओमान, अरेबियन पेनिनसुला में है। ओमान के बाद यहाँ पर यमन है, जो कि अरेबियन पेनिनसुला में है। यमन के बाद यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, जो कि अरेबियन पेनिनसुला में मौजूद है। ठीक, इसके अलावा एक और देश यहाँ पर, इसका नाम है कतर। तो कतर भी अरेबियन पेनिनसुला में मौजूद एक देश है। इनकी अगर हम लोग कैपिटल्स देखें तो टर्की, जिसका नाम अब तुर्की हो गया है, वो तो हम लोगों ने देख ही लिया। यहाँ पर, यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर जो कुवैत है, कुवैत की जो कैपिटल है, कुवैत की कैपिटल का नाम है कुवैत सिटी। ठीक। बहरीन की कैपिटल का नाम है मनामा। बहरीन की कैपिटल का नाम है मनामा। यूनाइटेड अरब अमीरात की जो कैपिटल है वो दुबई नहीं है, वो है आबू धाबी। ओमान की जो कैपिटल है वो है मस्कट। कतर की जो कैपिटल है उसका नाम है दोहा। यमन की कैपिटल है सना। ठीक है, सना। सना जो है यमन हम जानते हैं एक प्रॉब्लमेटिक कंट्री है। तो सना पर जो हाउथी जो ग्रुप है उसका अधिकार है। और गवर्नमेंट जो अब चलती है, गवर्नमेंट की जो सीट है वो है अदन में, जो कि अदन की खाड़ी के पास मौजूद है। सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल हम सब जानते हैं। सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है वो है हमारी रियाद। आपको ये ध्यान रखना है कौन सा देश कहाँ पर है। कुवैत, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी। बहरीन, बहरीन की कैपिटल मनामा। कतर की कैपिटल दोहा। यूए की कैपिटल हो गई हमारे पास अबू धाबी। फिर ओमान, ओमान की कैपिटल मस्कट है। यमन की कैपिटल हमारी आ, अदन है। और हाउथी, जो हाउथी गवर्न जो एरिया है वो उसकी कैपिटल सना है। सऊदी अरब की कैपिटल हमारी जो है वो रियाद है। तो ये वो थी जो अरेबियन पेनिनसुला में मौजूद देश थे। इसके अलावा ये वाला जो रीजन है इसको ईरानियन प्लेट्यू बोलते हैं, ईरान का पठार बोलते हैं। तो ईरान के पठार में मौजूद देश कौन सा है? ईरान के पठार में मौजूद देश का नाम है ईरान। और ईरान की कैपिटल हम लोग जानते हैं कि क्या है, बताइए ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की जो कैपिटल है उसका नाम है तेहरान। आजकल ईरान बड़ी चर्चा में है। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, और तेहरान को ऊपर कई सारी मिसाइल जो है वो दागी हैं इजराइल के द्वारा। और अभी जो ट्रम्प है उन्होंने तेहरान को खाली करने का एक घोषणा भी करी, तेहरान को खाली करी। देखिए क्या होने वाला है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ ये ईरान का पेनिनसुला हो गया, ईरानियन, सॉरी ईरानियन प्लेटी हो गया, ईरान का पठार हो गया। साउथ कॉकेशस में अगर हम लोग देखें, ऊपर ऊपर हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा था कि यहाँ पर जो ब्लैक सी है, इस ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है, इस ब्लैक सी और ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के बीच में एक पर्वतमाला है जिसको हम कॉकेशस पर्वतमाला बोलते हैं। इसको हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग यूरोप पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कॉकेशस पर्वतमाला के आसपास पाई जाती हैं। और वो कॉकेशस के दक्षिण में भी है और उनका कुछ हिस्सा कॉकेशस के पूर्व में भी है। अब कुछ
एक चीजें हैं जो नेचुरल बाउंड्री बनाती हैं यूरोप और एशिया के बीच में, जिसमें कॉकेशस जो पर्वत है वो भी यूरोप और एशिया के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाता है, नेचुरल बाउंड्री बनाता है। तो हम इसको यूरोप के समय भी पढ़ेंगे। और इसके उत्तर में जो है वो यूरोप है और उसके दक्षिण में जो है वो एशिया है। तो यहाँ पर जो कंट्रीज पाई जाती हैं वो भी कंट्रीज हमारे पास क्या हो जाती हैं, वेस्ट एशिया में आने वाली कंट्रीज हो जाती हैं। तो साउथ कॉकेशस में कौन कौन सी कंट्रीज हमारे सामने आती हैं? तो यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है जॉर्जिया। साउथ कॉकेशस, जॉर्जिया। जॉर्जिया के अलावा ये आपकी आर्मीनिया है और ये अजरबैजान। ये जो है ये साउथ कॉकेशस में आने वाली कंट्री है। आर्मेनिया और अजरबैजान में भी भारत और पाकिस्तान जैसी ही दुश्मनी है, और काफी सारे इंटरनेशनल जो बॉडीज है, इंटरनेशनल कंट्रीज है, वो एक दूसरे देशों का यहाँ पर सपोर्ट जो है वो करती हैं। जॉर्जिया की कैपिटल की बात करें तो जॉर्जिया की जो कैपिटल है वो तिबिलिसी है। तिबिलिसी जॉर्जिया की कैपिटल है। आर्मेनिया की जो कैपिटल है उसका नाम है येरेवान। येरेवान आर्मेनिया की कैपिटल है। अजरबैजान की जो कैपिटल है उसका नाम है बाकू। अजरबैजान की कैपिटल जो है वो है बाकू। तो ये अलग अलग रीजन्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर एक 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 कंट्री और है, यहाँ पर पाई जाती है एक कंट्री जिस कंट्री का नाम है अबखाजिया। नाम आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, अबखाजिया नाम की कंट्री है। लेकिन ये अबखाजिया नाम की जो कंट्री है ये अनरिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, इसको मान्यता नहीं मिली हुई है। तो ये एक अनरिकॉग्नाइज्ड कंट्री अबखाजिया नाम की यहाँ पर जॉर्जिया के पास साउथ कॉकेशस रीजन में पाई जाती है। ठीक। इसके साथ यहाँ पर मैंने नाम लिया था लीवेंट कंट्रीज का। लीवेंट कंट्रीज इंपॉर्टेंट है तो हमको ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जूम कर लेते हैं और लीवेंट कंट्रीज की तरफ यहाँ पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो कुछ कंट्रीज हैं, आपको यहाँ पर उसकी सीमा रेखा थोड़ी बहुत दिखाई पड़ रही होगी। तो हम लीवेंट कंट्रीज का पहले नाम देख लेते हैं कि जो लीवेंट कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, लीवेंट रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो लीवेंट रीजन में आने वाली कंट्रीज का नाम है, एक का नाम है साइप्रस जो कि एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ पर सिचुएटेड है। इसके अलावा जो इजराइल है ये एक लीवेंट कंट्री है, यहाँ पर देखिए आपका ये इजराइल है। इजराइल के अलावा यहाँ पर देखें तो जॉर्डन एक लीवेंट रीजन की कंट्री है, यहाँ पर आपका जो है वो जॉर्डन है। फिर लेबनान, ये लेबनान है, लीवेंट कंट्री है। लेबनान के अलावा पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन एक विवादित क्षेत्र है, दुनिया के बहुत सारे देश उसको मान्यता देते हैं, बहुत सारे देश इसको मान्यता नहीं देते, और इसी को हिंदी में फिलिस्तीन भी बोला जाता है। साथ ही साथ सीरिया, जो सीरिया है वो भी लीवेंट रीजन की एक कंट्री है। तो लीवेंट रीजन को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कौन सा एरिया जो है वो लीवेंट रीजन में आ रहा है, तो ये अगर देखें तो ये सीरिया सहित यहाँ पर ये जॉर्डन, ठीक है। और ये जो पूरा एरिया है ये एरिया हमारे पास क्या कहलाता है, ये एरिया कहलाता है लीवेंट रीजन। और इस एरिया में आने वाली जो कंट्रीज हैं, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, इजराइल हो गया, पैलेस्टीन हो गया, ये सारी कंट्री जो है इनको हम लोग बोलते हैं कौन सी कंट्री, इनको हम लोग बोलते हैं लीवेंट कंट्री। अब यहाँ पर हम इनकी कैपिटल देख लेते हैं, फिर पैलेस्टाइन के बारे में थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। साइप्रस की कैपिटल हम सब जानते हैं, साइप्रस की कैपिटल क्या है, साइप्रस की कैपिटल जो है वो है निकोसिया। ठीक। साइप्रस की कैपिटल निकोसिया है। साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है। और साइप्रस की खास बात यह है, साइप्रस का झंडा जो है वो साइप्रस के नक्शे के आकार का है। साइप्रस का जो नक्शा है उसी के आकार का साइप्रस का झंडा भी है। इजराइल की बात करें तो इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम, पवित्र जगह है।
यहूदियों के लिए भी है, मुस्लिमों के लिए भी है और ईसाइयों के लिए भी पवित्र जगह है यरूशलेम। उसके बाद जो पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन की कैपिटल भी क्या है, पैलेस्टाइन की कैपिटल भी है जेरूसलम और रमल्ला, ये पैलेस्टाइन की कैपिटल है। जॉर्डन की कैपिटल की बात करें तो जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, AMMAN, अम्मान जॉर्डन की कैपिटल है। लेबनान की जो कैपिटल है वो है बेरूत। ठीक, तो ये इन कंट्रीज की यहाँ पर कैपिटल है। तो ये लीवन कंट्रीज हैं, आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं, कैपिटल तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं पैलेस्टाइन के बारे में, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो वेस्ट एशिया में इजराइल और बाकी जो दूसरे देश हैं उनके साथ बड़ा यहाँ पर क्लैश चला करता है, जिसमें अभी ईरान के साथ चल रहा है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि फिलिस्तीन के साथ चल ही रहा है, और अगल बगल के इजिप्ट वगैरह देशों के साथ भी इनका झंझट चलता रहता है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा फिलिस्तीन को देख लेते हैं कि फिलिस्तीन कहाँ पर है। तो ये आपको इस मैप में ये जो रेड लाइन से जो रीजन दिखाई पड़ रहा है, ये रीजन जो हमारा है ये फिलिस्तीन है। मैं इसको जरा और वो कर देता हूँ, तो ये जो रीजन है ये फिलिस्तीन है। ये जो है ये फिलिस्तीन है, जिसमें इस इलाके को बोलते हैं गाजा पट्टी, ये गाजा स्ट्रिप है। और ये जो है इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। तो ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को मिलाकर जो बनता है वो बनता है क्या, वो बनता है पैलेस्टाइन, यानी कि फिलिस्तीन यहाँ पर बनता है, जो कि एक विवादित क्षेत्र। जैसा मैंने बताया कि दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं वो फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देते हैं। ये जो आपको यहाँ पर वाटर बॉडी दिख रही ये क्या है, ये डेड सी है, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, मृत सागर बोलते हैं। अभी वाटर बॉडीज की बात करेंगे तो हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये हमारा हो गया फिलिस्तीन। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और थोड़ी सी ध्यान से समझ लेते हैं हम लोग। अगर हम इस पूरे वेस्ट एशिया को देखें, खासतौर से अरेबियन पेनिनसुला के आसपास के इलाके को ध्यान से देखें, तो ये पूरा इलाका हमको एक बहुत बड़ा डेजर्ट दिखाई पड़ेगा, बहुत बड़ा डेजर्ट दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद इस इलाके में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर हमको हरियाली दिखाई पड़ती है। ये हरियाली दिखाई देने वाला जो इलाका है वो कौन कौन सा है, तो अगर हम इसको मार्क करें तो यहाँ पर इराक का ये वाला जो एरिया है, जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के द्वारा सिंचित है, ये आपको थोड़ा हरा भरा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये जो इलाका है, ये इलाका भी आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा हरा भरा दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस पूरे वेस्ट एशिया में खासतौर से अरेबियन पेनिनसुला, साउथ कॉकेशस के अलावा जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में टर्की को छोड़ के जो अरेबियन पेनिनसुला और उसके आसपास का जो इलाका है पूरा रेगिस्तानी है। और इस रेगिस्तानी इलाके में वो इलाके जहां पर हमको हरियाली दिखाई पड़ती है, उस इलाके को नाम दिया जाता है फर्टाइल क्रीसेंट। क्या बोला जाता है, फर्टाइल क्रीसेंट। तो कौन कौन से जो देश हैं वो फर्टाइल क्रीसेंट में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फर्टाइल क्रीसेंट में हमारा आता है इराक, इजराइल, शायद कलर थोड़ा सा दिक्कत करेगा तो मैं वाइट कर लेता हूँ। इराक आ गया, इजराइल आ गया, जॉर्डन, जॉर्डन के अलावा लेबनान, पैलेस्टाइन और सीरिया, ये जो है ये फर्टाइल क्रीसेंट में आते हैं। इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, पैलेस्टाइन और सीरिया, इनको जो है वो फर्टाइल क्रीसेंट बोला जाता है। ठीक, ये सिनाई पेनिनसुला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सिनाई पेनिनसुला किसका है, जब हम लोगों ने अफ्रीका पढ़ा था तो सिनाई पेनिनसुला की बात की थी। और ये सिनाई पेनिनसुला जो है वो एक जगह है इजिप्ट की, यानी कि इजिप्ट जो है वो एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज कौन सी कंट्रीज होती हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो दो महाद्वीपों में फैली हुई है। तो ये जो है क्या नाम है इसका, जो इजिप्ट है, जो मिस्र है, ये क्योंकि एशिया में भी फैला हुआ है
और ये क्योंकि फैला हुआ है अफ्रीका में भी, तो इसलिए इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बोला जाता है। एक कंट्री की बात हम लोग यहाँ पर और कर लेते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात की बात की जाए तो यूएई जो है वो यहाँ पर ये सिचुएटेड है, ये हमारा जो है वो यूएई है। और इसको हम अगर थोड़ा सा जूम करें तो ये संयुक्त अरब अमीरात या यूएई हमारा जो है वो, ये इसकी सीमा हमारे पास यूएई की आती है। यूनाइटेड अरब अमीरात है हमारे पास। जो यूनाइटेड अरब अमीरात है ये क्या है, ये एक अकेला देश नहीं है, बल्कि ये एक फेडरेशन है। ये क्या है, यूएई। यूएई क्या है, यूएई बेसिकली है फेडरेशन, यानी कि संघ है 7 अमीरात का। 7 अमीरातों का ये ग्रुप है। ये 7 अमीरात कौन कौन सी हैं, ध्यान रखने वाली बात है। तो 7 अमीरात में पहली यहां पर हमारे पास है रस अल खैमा। रस अल खैमा के अलावा अल कुवैन दूसरी है, उम अल कुवैन। तीसरा अमीरात है फुजैरा। चौथा अमीरात है अजमान। पांचवा अमीरात है शारजा। छठा अमीरात है यहाँ पर दुबई। और सातवां जो अमीरात है वो है अबू धाबी, जो कि यूएई की कैपिटल भी है। ठीक। अबू धाबी जो है वो सबसे बड़ा है, ये लार्जेस्ट है। और पूरे यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का लगभग 80.55% जो एरिया है वो अबू धाबी के अंतर्गत आता है। सबसे ज्यादा आबादी वाला कौन सा है, दुबई। दुबई मोस्ट पॉपुलेटेड है। पूरे यूएई की लगभग 40% जो पॉपुलेशन है वो दुबई में है। और अल खैरा जो है वो है हमारे पास स्मॉलेस्ट अमीरात एरिया वाइज, और इसका एरिया जो है वो यूएई के टोटल एरिया का केवल 0.7% है। तो लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट अबू धाबी है। टोटल यूएई का 80.55% एरिया अबू धाबी कवर करता है। सबसे छोटा हमारा अल कुवैन है, जो कि 0.7% एरिया को ही कवर करता है। सबसे ज्यादा आबादी वाला दुबई है, जिसमें पूरे यूएई के लगभग 40% आबादी रहती है। अब ये बने कैसे, तो जब ये जो इलाका था ये ब्रिटिशर्स के अधीन था, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, 1971 के आसपास ये हमारा ग्रुप बनता है। ब्रिटेन से जब इनको आजादी मिलती है तो जो 6 अमीरात हैं इनमें से रस अल खैमा को छोड़ के जो बाकी 6 अमीरात हैं, अल कुवैन, फुजैरा, अजमान, शारजा, दुबई और अबू धाबी, ये मिलकर एक यूनियन बनाने का निर्णय लेते हैं, जिसका नाम यूनाइटेड अरब अमीरात रखा जाएगा। और ये बनाई जाती है 2 दिसंबर 1971 को, यानी कि यूएई का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 दिसंबर 1971 को होता है। और शुरुआत में केवल 6 अमीरात ही इसमें शामिल होते हैं, रस अल खैमा इसमें शामिल नहीं होता है। लेकिन अल्टीमेटली 10 जनवरी 1972 को रस अल खैमा भी इसमें शामिल हो जाता है। और 10 जनवरी 1972 और उसके बाद से जो यूएई है उसमें शामिल अमीरातों की संख्या हो जाती है 7। ठीक। तो ये हमारा यूएई। अब यहाँ अगर देखें तो सबसे बड़ी कंट्री पूरे वेस्ट एशिया में, सबसे बड़ी कंट्री अगर कोई है तो आपको देख के ही महसूस हो जाएगा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी कंट्री है वो कौन सी है। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और पूरे वेस्ट एशिया को एक विहंगम बर्ड्स आई व्यू से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि सबसे बड़ी कंट्री आपको जो दिखाई पड़ रही है, वो सबसे बड़ी कंट्री जो है वो है हमारी संयुक्त अरब, सॉरी, जो वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को देखा जाए तो सऊदी अरेबिया यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, ये इसकी सीमा है। और इस तरीके से समुद्री सीमा बनाता हुआ ये यहाँ पर आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सऊदी अरब है।
लगभग इस तरीके से इसकी जो है वो सीमा है। तो सबसे बड़ी कंट्री जो है वेस्ट एशिया की वो सऊदी अरेबिया है। और सबसे छोटी कंट्री, तो यहाँ पर वेस्ट एशिया की लार्जेस्ट कंट्री है, वेस्ट एशिया की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया। और स्मॉलेस्ट कंट्री जो है, स्मॉलेस्ट कंट्री है हमारी बहरीन। बहरीन का जो एरिया है वो केवल 780 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक। पूरे वेस्ट एशिया में केवल एक कंट्री ऐसी है जो लैंड लॉक्ड है, बाकी सभी कंट्रीज हमारे पास जो है वो किसी ना किसी समुद्र को, किसी न किसी सागर को छू रही हैं। तो लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये एक कंट्री है जिसका नाम है आर्मीनिया। तो आर्मीनिया जो है वो यहाँ पर एक लैंड लॉक्ड यानी कि भू आबद्ध कंट्री है। नाम क्या है? आर्मीनिया। आर्मीनिया यहाँ पर एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, पूरे वेस्ट एशिया की ये अकेली लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक। अब बॉर्डर शेयरिंग देख लेते हैं। वेस्ट एशिया में जो सवाल आते हैं उनमें से 80% सवाल हमारे पास आते हैं कि कौन सा देश किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, या कौन सा देश जो है वो किसके साथ सीमा साझा करता है। और लेक्स वगैरह से और जो डेजर्ट वगैरह हैं उनसे संबंधित सवाल, कभी कभी पहाड़ भी पूछ देता है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं वो एरिया, जो जो बॉर्डर है, बॉर्डर शेयरिंग वाले सवाल आते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ऊपर से, और यहाँ पर हम तुर्की से शुरुआत करते हैं। इसका नाम पहले तुर्की था और अब इसका नाम क्या हो गया है? इसका नाम हो गया है तुर्की। तो तुर्की की बात अगर हम लोग करें तो तुर्की में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, तुर्की की बात अगर करें, इसका पहले नाम तुर्की था, अब इसका नाम तुर्की हो गया है। और अभी बॉयकॉट टर्की का जो एक कैंपेन चला था वो हम सब जानते हैं। तो तुर्की की जो कैपिटल है, कैपिटल हम जानते हैं, कैपिटल क्या है? कैपिटल है अंकारा। और यहाँ पर तुर्की जो है एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि जो दो महाद्वीपों में फैली हुई कंट्री होती है उसको हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बोलते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। यहाँ पर एक स्टेट है इसका नाम है डार्डिनालिस। तो ये डार्डिनालिस स्टेट जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट है, इसके द्वारा ये जो यूरोप है, यूरोप से एशिया को अलग करता है। और ये बॉस्फोरस स्टेट के दोनों तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों तरफ जो है वो तुर्की है। तुर्की का कौन सा शहर बॉस्फोरस स्टेट के दोनों तरफ है? तो उस शहर का नाम है इस्तांबुल। यहाँ पर आपको नाम दिखाई पड़ रहा होगा। इस्तांबुल को ही प्राचीन काल में कॉन्स्टेंटिपोल बोलते थे, कुस्तुनतुनिया बोलते थे। तो जो इस्तांबुल है, इस्तांबुल जो है वो बॉस्फोरस स्टेट के नॉर्थ में भी है, बॉस्फोरस स्टेट के साउथ में भी है। यानी कि इस्तांबुल अपने आप में एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल सिटी भी है। ठीक। तो इसको ध्यान रखना है। इस्तांबुल बॉस्फोरस स्टेट के दोनों तरफ है, यानी कि वो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तुर्की तो वो है ही, बॉस्फोरस स्टेट के द्वारा ये अलग करता है। यहाँ पर अगर हम लोग तुर्की में देखें तो तुर्की में अभी हम लोग माउंटेन की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो तुर्की में हमारे पास दो माउंटेन पाए जाते हैं। इधर एक माउंटेन है जिसका नाम है हमारे पास पोंटुस माउंटेन। कौन सा? पोंटुस माउंटेन इधर पाया जाता है। इधर पाया जाता है टॉरस माउंटेन। टॉरस माउंटेन पाया जाता है। और इसके बीच का ये जो इलाका है ये एक पठार है जिसको हम बोलते हैं अनाटोलिया प्लेटू। तुर्की में एक झील है, यहाँ पर इस झील का नाम है लेक वान। लेक वान। जो वान झील है उसके बारे में हम ये जानते हैं कि जो वान झील है वो दुनिया की सबसे ज्यादा सलाइन लेक है। मोस्ट सलाइन लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे खारी झील जो है वो लेक वान है, जिसकी जो सैलिनिटी है वो 330 आ, का आंकड़ा उसको दिया गया है लेक वान को। एक और माउंटेन यहाँ पर है, इस जगह पर एक माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है अरारात माउंटेन।
अरारात माउंटेन, ध्यान रखिएगा। इससे एक रिवर निकलती है, उस रिवर को हम लोग देखेंगे अभी कुछ देर में। यहाँ पर जो यूफ्रेटिस रिवर है, वो यूफ्रेटिस रिवर यहाँ से निकलेगी और आगे चलकर वो इराक में बहेगी। उसके बाद टिग्रिस रिवर से वो मिलेगी और टिग्रिस रिवर से मिलने के बाद वो शब्द अल अरब नाम की रिवर बनाएगी, जिस पर बसरा शहर जो है वो सिचुएटेड है। और इसी यूफ्रेटिस और टिग्रिस दोनों को ही हम लोग पुराने जमाने में दजला और फरात नदियों के नाम से जानते थे, जिसके बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, दजला और फरात नदियों के नाम से इनको प्राचीन काल में जाना जाता था। तो ये तुर्की है। तुर्की में माउंटेन कौन सा है? ये पोंटोस माउंटेन है, ये टॉरस माउंटेन है, बीच में अनाटोलिया का पठार है, यहाँ पर अरारात माउंटेन, जहाँ से जो रिवर निकलती है यूफ्रेटिस, ये लेक वान है। ठीक, इसके दोनों तरफ हम लोगों ने देखा, यहाँ पर ब्लैक सी है, इधर मेडिटेरेनियन सी है। अभी वाटर बॉडीज की बात करेंगे तो देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम बॉर्डर शेयरिंग की बात कर रहे थे, तो इन सब चीजों को मैं हटा देता हूँ और ये देखते हैं हम लोग कि जो तुर्की है वो कौन कौन से देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो तुर्की बॉर्डर शेयर करता है, अगर देखें तो यूरोपियन साइड में इसका बॉर्डर इस तरीके से ये बन रहा है। एशिया की तरफ इसका बॉर्डर जो है वो इस तरीके से हमारे पास तुर्की का बॉर्डर जो है वो बन रहा है। तो हम इसके बॉर्डर को यूरोप साइड अगर देखें तो यूरोप की तरफ ये बॉर्डर शेयर करता है, एक तरफ तो बुल्गारिया से और दूसरी तरफ ये जो देश है ये है ग्रीस। तो यूरोप साइड ये बॉर्डर शेयर करता है तुर्की, बुल्गारिया और ग्रीस के साथ। एशिया की तरफ अगर हम लोग देखें तो एशिया की तरफ इसका जो बॉर्डर है वो शेयर होता है कौन कौन से देशों के साथ? तो हम ऊपर से चलते हैं। एशिया में ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, देखिए, एक तो ये बॉर्डर शेयर कर रहा है जॉर्जिया के साथ, उसके बाद ये बॉर्डर शेयर कर रहा है आर्मीनिया के साथ, उसके बाद ये जो बॉर्डर शेयर करता है वो बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पर इराक के साथ, ईरान के साथ, ये ईरान है। ये बॉर्डर शेयर कर रहा है इराक के साथ। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखें तो ये बॉर्डर शेयर करता है सीरिया के साथ। ठीक, तो एशिया साइड ये तुर्की बॉर्डर शेयर कर रहा है जॉर्जिया से, आर्मेनिया से, ईरान से, इराक से और सीरिया के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो ये बॉर्डर शेयरिंग किसकी हो गई? तुर्की की हो गई कि कौन कौन से देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद अगला देश हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला देश हमारे पास है जॉर्जिया। जॉर्जिया की अगर हम लोग बात करें तो ये कॉकेशस माउंटेन है और कॉकेशस माउंटेन के दोनों तरफ ये जॉर्जिया जो है ये फैला हुआ है। जॉर्जिया की बात अगर हम लोग करें तो जॉर्जिया बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? जॉर्जिया की कैपिटल मैं आपको बता चुका हूँ, जॉर्जिया की जो कैपिटल है वो क्या है? जॉर्जिया की कैपिटल तिब्लिसी है। और ये कॉकेशस के दोनों तरफ फैला हुआ, कुछ हिस्सा इसका कॉकेशस के उत्तर में है और बाकी हिस्सा इसका कॉकेशस के दक्षिण में है। ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ये बॉर्डर शेयर करती है, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारा रशिया है। रशिया के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। रशिया के अलावा ये बॉर्डर शेयर कर रहा है अजरबैजान के साथ। अजरबैजान के अलावा ये बॉर्डर शेयर करता है आर्मीनिया के साथ और करता है तुर्की के। एक एक कंट्री देखनी है क्योंकि इसमें से कोई भी कंट्री उठाकर ये अक्सर पूछ देता है एग्जाम में। तो जॉर्जिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, अगर हम यहाँ पर क्लॉक वाइज चलें तो क्लॉक वाइज ये बॉर्डर शेयर करता है रशिया से, रशिया के बाद आर्मीनिया से, आर्मीनिया के बाद सॉरी अजरबैजान, अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो अजरबैजान के बाद आर्मीनिया और आर्मीनिया के बाद ये बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ? ये बॉर्डर शेयर कर रहा है तुर्की के साथ। ठीक, फिर अगला जो देश है हमारे पास वो है अजरबैजान और हम लोग देख लेते हैं कि जो अजरबैजान है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये अजरबैजान है। सभी कॉन्टिनेंट में हमको नहीं देखना है, हम यूरोप में बहुत सारे वो कंट्रीज हैं उनमें सभी कंट्रीज को नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछ देता है एग्जाम में अक्सर। तो ये अजरबैजान है, इसके एक तरफ हमारे पास देखिए कैस्पियन सी और कैस्पियन सी के तट पर ही अजरबैजान की जो कैपिटल बाकू है वो सिचुएटेड है। ठीक, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पर ये बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, इधर जॉर्जिया है।
यहाँ पर आर्मीनिया है, और नीचे अगर देखें तो नीचे यहाँ पर है ईरान। तो हम बात कर रहे हैं अजरबैजान की। अजरबैजान जिसकी कैपिटल बाकू है। इसके एक तरफ हमारे पास कैस्पियन सी है, और अगर देखें ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए हैं तो ये बॉर्डर शेयर करता है अजरबैजान रशिया के साथ, ये बॉर्डर शेयर करता है जॉर्जिया के साथ, ये बॉर्डर शेयर करता है आर्मीनिया के साथ, और ये बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ। ठीक। अजरबैजान के बाद हम देखते हैं आर्मीनिया को। थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये मजबूरी है, हमको पढ़ना ही पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं। ये हमारा आर्मीनिया है। ठीक है। आर्मीनिया ये थोड़ा सा विवादित एरिया है। तो आर्मीनिया की बात करें तो आर्मीनिया की कैपिटल आप लोग जानते हैं कि आर्मीनिया की कैपिटल क्या है। आर्मीनिया की कैपिटल हम लोगों ने देखा था कि आर्मीनिया की कैपिटल येरेवान है। और हम लोग अब आगे चलते हैं, और आर्मीनिया यहाँ पर अगर देखें तो बॉर्डर शेयर करता है। आर्मीनिया के बारे में मैंने एक बात आपको और बताई थी कि आर्मीनिया एक ऐसी कंट्री है पूरे वेस्ट एशिया में जो लैंड लॉक्ड है, जो भू आबद्ध है। ठीक। यहाँ पर ये जो है वो बॉर्डर शेयर करता है अजरबैजान के साथ, ये बॉर्डर शेयर करता है जॉर्जिया के साथ, ये बॉर्डर शेयर करता है तुर्की के साथ, और ये बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ। तो यहाँ पर आर्मीनिया की बात करें, कैपिटल यरेवान है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। हम लोग यहाँ पर उठाते हैं जॉर्जिया से और क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो जॉर्जिया के बाद बॉर्डर शेयर करेगा अजरबैजान से। उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम ईरान के पास, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे फिर से कहाँ पर, तुर्की है। यहाँ पर आपको ये एक लेक दिखाई पड़ रहा होगा। अगर हम इस लेक की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेक है। और ये जो इम्पोर्टेंट लेक है, इस इम्पोर्टेंट लेक में विवाद है। ये जो रीजन है, इस रीजन में जो है वो विवाद है किसके बीच में, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में यहाँ पर विवाद है। और इस लेक का जो नाम है, उस लेक का नाम है लेक सेवन। SEVAN, ये लेक सेवन है। लेक सेवन कहाँ पर है, लेक सेवन आर्मीनिया में है। और यहाँ पर आसपास जो विवादित एरिया है, ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका विवादित है, और इस विवादित इलाके का नाम है नगार्नो कराबाख रीजन। अभी हाल ही में ये करंट में भी जो है वो खबरों में रहा था। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, नगार्नो कराबाख रीजन, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद यहाँ पर शांति की स्थापना हुई थी। तो नगार्नो कराबाख रीजन कहाँ पर है, किस लेक के आसपास है, किन देशों में फैला हुआ है, इसके संबंध में किन देशों में विवाद है, वो ध्यान रखना है। अजरबैजान और आर्मीनिया में। लेक का नाम है लेक सेवन। ठीक। तो ये हो गया हमारे पास आर्मीनिया। आर्मीनिया के बाद हम लोग आगे चलते हैं, और अगला जो कंट्री है, वो अगली कंट्री हमारे पास आ जाती है सीरिया। तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास है सीरिया। बड़ी कंट्री है सीरिया। और अभी हम लोगों ने कुछ सालों पहले देखा था जो आइसिस वगैरह का उदय हुआ था। ठीक। वो यही इलाका था जहां पर ये सब चीजें हुई थी। सीरिया का अगर हम लोग बॉर्डर देखें तो इस तरीके से ये सीरिया का बॉर्डर है। इसके एक तरफ यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर है। इसके अलावा इसके एक तरफ यहाँ पर तुर्की है। तुर्की के अलावा अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो तुर्की के बाद यहाँ पर हमारे पास इराक आ जाता है। इराक के बाद यहाँ पर जॉर्डन आ जाता है। जॉर्डन के बाद यहाँ पर ये बॉर्डर जो शेयर कर रहा है, वो कर रहा है इजराइल के साथ। ये वाला इलाका इजराइल है। हाइफा पोर्ट है यहाँ पर अभी, जहाँ पर बमबारी करी है, जहाँ पर अडानी का भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, और इसको बर्बाद कर दिया ईरान ने। वही हाइफा है ये इराक इजराइल का। और लेबनान, यानी कि अगर हम सीरिया की बात करें, ठीक, सीरिया की जो कैपिटल थी वो क्या थी, सीरिया की कैपिटल थी दमस्कस। कैपिटल क्या है, सीरिया की कैपिटल है दमस्कस। और यहाँ पर ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज में सबसे ऊपर हमारे पास आ जाता है तुर्की। तुर्की के बाद यहाँ पर हमारा इराक है। इराक के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। फिर ये जॉर्डन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जॉर्डन के बाद ये इजराइल से बॉर्डर शेयर करता है, और साथ ही साथ ये बॉर्डर शेयर करता है लेबनान के साथ। ठीक। तो ये सीरिया हो गया। सीरिया के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर लेबनान। ठीक है। लेबनान, ये लेबनान है, और इसके एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, बॉर्डर शेयर कर रहा है सीरिया के साथ।
और बॉर्डर शेयर कर रहा है इजराइल के साथ। लेबनान, कैपिटल मैंने बताई थी कि लेबनान की कैपिटल क्या है, लेबनान की कैपिटल है बेरूत। और ये बॉर्डर शेयर करता है केवल किसके साथ, ये बॉर्डर शेयर करता है केवल सीरिया के साथ और इजराइल के साथ। लेबनान जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। फिर हम आ जाते हैं इजराइल। ठीक है, इजराइल आ जाते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा जो है वो इजराइल है। थोड़ा सा इसको हम लोग जूम और कर लेते हैं। ये हमारा जो है वो इजराइल है। मैं इसका बॉर्डर यहाँ पर आपके लिए बना देता हूँ। ये जो है वो इजराइल है। क्योंकि फिलिस्तीन एक विवादित एरिया है, तो इजराइल अपना बॉर्डर किसको मानता है उसको हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो ये एक तरीके से देखें तो ये इजराइल है। हाँ, ये फिलिस्तीन है। ठीक। तो ये बॉर्डर अगर शेयर करें तो देखें इसके एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, जहां पर इसका एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है हाइफा। यहाँ पर हमारे पास ये जो वाटर बॉडी इसको गल्फ ऑफ अकाबा बोलते हैं। अभी कुछ देर में देखते हैं। ये बॉर्डर शेयर कर रहा है लेबनान के साथ, बॉर्डर शेयर करता है इजराइल। थोड़ा सा बॉर्डर अपना शेयर करता है सीरिया के साथ, ये बॉर्डर शेयर करता है जॉर्डन के साथ। ये अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है यहाँ पर इजिप्ट के साथ। तो इजराइल, जिसकी कैपिटल क्या है, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। तेल अवीव भी एक इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ का। ठीक है। और ये जो बॉर्डर शेयर करता है वो शेयर कर रहा है लेबनान के साथ, सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ और इजिप्ट के साथ। इजिप्ट का कौन सा हिस्सा, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप वाला जो हिस्सा है वो इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद अगला जो है हमारा वो है जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन। जॉर्डन की अगर बात करें तो जॉर्डन इस तरीके से इसका है बॉर्डर। ठीक है, ये जॉर्डन है हमारा। और जॉर्डन की जो कैपिटल थी वो थी अम्मान। जॉर्डन, जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। बॉर्डर शेयर कर रहा है, ऊपर इसका बॉर्डर जो शेयर हो रहा है वो सीरिया के साथ हो रहा है। फिर इसका बॉर्डर शेयर होता है इराक के साथ। फिर इसका बॉर्डर शेयर होता है यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ पर नीचे है हमारा सऊदी अरेबिया। इसका बॉर्डर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये शेयर करता है इजराइल के साथ अपना बॉर्डर। तो बॉर्डर शेयरिंग क्लॉकवाइज चलेंगे। सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया और इजराइल के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। फिर हम लोग आ जाते हैं सबसे बड़ी कंट्री में, और सबसे बड़ी कंट्री हमारे पास कौन सी है, सबसे बड़ी कंट्री है हमारी सऊदी अरेबिया। इतनी बड़ी है कि थोड़ा सा जूम आउट कर। ठीक। तो ये है हमारा सऊदी अरेबिया। बॉर्डर अगर देखें तो सऊदी अरेबिया का बॉर्डर इस तरीके से जो है ये फैला हुआ है। ठीक। ये है हमारा सऊदी अरेबिया। डेजर्ट है यहाँ पर। डेजर्ट कौन सा है हम लोग अभी कुछ देर के बाद देखेंगे। और ये बॉर्डर अगर हम लोग देखें तो बॉर्डर कहाँ कहाँ से शेयर कर रहा है, तो ऊपर से क्लॉकवाइज आते हैं तो ये बॉर्डर शेयर करता है जॉर्डन के साथ। इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है इराक के साथ। ये बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पर कुवैत के साथ। फिर यहाँ पर छोटा सा देश है कतर। एक आइलैंड कंट्री भी यहाँ पर बहरीन भी है, तो उसको भी क्यों छोड़े। ठीक, लेकिन वो आइलैंड कंट्री, लैंड बॉर्डर यहाँ पर शेयर नहीं। फिर यहाँ पर यूएई आ जाता है, यूएई के बाद ओमान और फिर यमन के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो हम लोग सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। सऊदी अरब की कैपिटल हम जानते हैं, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है। और बॉर्डर शेयर कर रहा है, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज ये बॉर्डर शेयर कर रहा है जॉर्डन से। ये जॉर्डन है।
फिर इराक है, यहाँ पर इराक के बाद कुवैत है, कतर है, यूएई है, ओमान है और यमन है। इन सबके कैपिटल हम लोग देख चुके हैं। बहरीन आइलैंड है, लैंड बॉर्डर नहीं शेयर कर, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, वैसे बता मैंने आपको वो दिया है। ये सऊदी अरेबिया हो गया। सऊदी अरब के बाद एक और कंट्री ऊपर की ही हम लोग देख लेते हैं, बस खत्म होने वाला, और फिर बाद में ज्योग्राफिकल फीचर्स में हम लोग यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक कंट्री हमारे पास फिर से आ जाती है, इसका नाम है इराक। इराक की बात अगर देखें तो इराक का बॉर्डर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आसानी से आपको दिख जाए इसका बॉर्डर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमारा इराक का बॉर्डर है, सद्दाम हुसैन वाला इराक। छोटा सा हिस्सा यहाँ पर केवल इसका खुलता है, इसीलिए लैंड लॉक्ड नहीं है, फारस की खाड़ी में खुलता है यहाँ पर। यहीं पर इसकी जो रिवर शत अरब है वो फारस की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये इराक है। यहाँ पर एक रिवर ये आ रही है, ये रिवर जो है ये ऊपर से आ रही है, ठीक इधर से आ रही है। एक रिवर इधर से आ रही है, और ये दोनों आकर यहाँ पर मिल जाती हैं, और शत अल अरब जो है वो यहाँ पर रिवर बनाती है, इस पर बसरा सिचुएटेड है। इराक की जो राजधानी बगदाद है, वो भी यहीं पर इसी इन्हीं नदियों पर बनी हुई है। यहाँ अगर देखें तो ये बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है, तो इराक बॉर्डर शेयर कर रहा है, ऊपर ये तुर्की के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, फिर यहाँ पर ईरान है, ईरान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। नीचे हमारा कुवैत है, कुवैत के बाद सऊदी अरब है, फिर जॉर्डन है और फिर सीरिया है। इन देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो हम लोग बात करते हैं इराक की। इराक की कैपिटल मैंने बताया था, इराक की कैपिटल क्या है, इराक की कैपिटल है बगदाद। और हम अगर देखें तो यहाँ पर ये बॉर्डर शेयर कर रहा है किन देशों के साथ, तो तुर्की से शुरुआत कर लेते हैं और क्लॉक वाइज जो है वो मूव करते हैं। तो ये बॉर्डर शेयर करता है तुर्की के साथ, ये बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है और सीरिया है। इन देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। फिर हमारे पास एक ईरान जो प्लेटू है वहां पर मौजूद एक देश है, ये भी एक बड़ा देश है, और इस देश की बाउंड्री अगर हम लोग बनाएं तो इस देश की बाउंड्री कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनती है। ठीक, ये देश कौन सा है, ये देश है हमारा ईरान। डेजर्टिक रीजन है। यहाँ पर एक लेक आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस लेक का नाम क्या है, इस लेक का नाम है लेक उर्मिया। इराक में भी आपको एक लेक यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, इस लेक का नाम है थरथर लेक। तो ध्यान रखना है, थरथर लेक कहाँ है, थरथर लेक इराक में है। दरियाए नमक या नमक लेक कहाँ पर है, ये ईरान में है। ईरान में बहुत छोटी सी एक नदी, हम लोग अभी आगे चलेंगे, करुण नदी, वो यहाँ पर बहती है। खैर, बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर इसका बॉर्डर शेयर होता है तुर्की के साथ, आर्मीनिया के साथ, अजरबैजान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक, इसका बॉर्डर शेयर होता है, और इराक के साथ भी ये जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। ईरान की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ईरान की कैपिटल हम जानते हैं, ईरान की कैपिटल क्या है, ईरान की कैपिटल है तेहरान। और ये बॉर्डर शेयर कर रहा है किन किन देशों के साथ, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है तुर्की। तुर्की से शुरू करके हम लोग चलते हैं क्लॉकवाइज। तुर्की से शेयर कर रहा है, तुर्की के अलावा ये शेयर कर रहा है आर्मीनिया से, ये देखिए। आर्मीनिया के बाद ये बॉर्डर शेयर कर रहा है अजरबैजान के साथ। फिर कैस्पियन सी आ जाता है, और फिर आता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, फिर अपना अफगानिस्तान आ जाता है, उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। अफगानिस्तान के बाद ये पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, और फिर ये बॉर्डर शेयर करता है इराक के साथ। ठीक, इराक के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। छोटा सा देश हमारे पास ये कुवैत है, जिसकी कैपिटल कुवैत सिटी है। ये बॉर्डर शेयर करता है इराक के साथ, और ये बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ। फिर हमारे पास यहाँ पर कतर आ जाता है।
कतर का जो बॉर्डर शेयर है वो केवल सऊदी अरब के साथ होता है। फिर हमारे पास ये यूएई है। यूएई की कैपिटल उन्होंने देखी ही कि यूएई की कैपिटल क्या थी। यूएई की कैपिटल थी आबू धाबी, और कतर की कैपिटल क्या थी? कतर की कैपिटल थी दोहा। यूएई किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? यूएई बॉर्डर शेयर कर रहा है सऊदी अरब के साथ, और बॉर्डर शेयर कर रहा है ओमान के साथ। ठीक, ओमान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर इसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है यमन। इस तरीके से यमन की जो है वो बाउंड्री है। इसके एक तरफ यहाँ पर लाल सागर है, एक तरफ अदन की खाड़ी है, और ये बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरब के साथ, और बॉर्डर शेयर करता है ये ओमान के साथ। तो यमन सऊदी अरब और ओमान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सबसे कम देशों के साथ बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्री कतर है, जो केवल सऊदी अरब के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और सऊदी अरब और ईरान जो है वो सबसे ज्यादा देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सऊदी अरब और ईरान सबसे ज्यादा 7 देशों के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। वो 7 देश कौन कौन से हैं हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब इसके साथ यहाँ पर इसकी सराउंडिंग वाटर बॉडीज की बात कर लेते हैं। वाटर बॉडीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ की जो सराउंडिंग वाटर बॉडीज हैं। तो हम इसको साफ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा पूरा आ जाए इस तरीके से थोड़ा सा जूम आउट हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो वेस्ट एशिया, मैंने आपको बताया था वेस्ट एशिया कौन कौन से इलाके में फैला हुआ है। तो ये इस तरीके से जो रीजन है यहाँ से शुरू होता है कॉकेशस पर्वत से, और इस तरीके से यहाँ पर साइप्रस सहित ये जो है हमारा वेस्ट एशिया है। इस वेस्ट एशिया के चारों तरफ कौन कौन सी वाटर बॉडीज उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक वाटर बॉडी है जिसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। ये एक वाटर बॉडी है जिसका नाम है रेड सी। यहाँ पर एक वाटर बॉडी हमको देखने को मिलती है, ये इसका नाम है गल्फ ऑफ अकाबा। ये है गल्फ ऑफ अदन यानी कि अदन की खाड़ी। ये है गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी। ये है हमारे पास गल्फ ऑफ पर्शिया यानी कि फारस की खाड़ी। ये है हमारा कैस्पियन सी यानी कि कैस्पियन सागर, और ये है ब्लैक सी यानी कि काला सागर। तो ये जो है इतने देशों के साथ ये बाउंड्री को मतलब वाटर बॉडी इसके चारों तरफ की है। ये इसके चारों तरफ की वाटर बॉडीज हैं, हम लोगों ने देख ली। अब एक एक करके इनको हम लोग समझते हुए चलते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो वो ब्लैक सी और कैस्पियन सी है, जिसके चारों तरफ मौजूद देशों के बारे में अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं इसको साफ करके। यहाँ अगर हम लोग शुरुआत करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर ये अरेबियन सी, और अरेबियन सी के ही भाग जो इसके साउदर्न पार्ट में पाए जाने वाली चीजें वो अरेबियन सी का ही पार्ट है। हम लोग यहाँ पर अरेबियन सी से मूव करेंगे क्लॉकवाइज, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए सारी वाटर बॉडीज को कवर करते हुए आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गल्फ ऑफ अदन की, यानी कि अदन की खाड़ी की हम लोग बात यहाँ पर करते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पर जूम कर देते हैं। ये हमारी अदन की खाड़ी है।
तो सबसे पहले हम इसी की बात कर रहे हैं। ये है हमारी गल्फ ऑफ अदन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे इसको अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी की बात करें तो अदन की खाड़ी, यहाँ पर जो देश है, ये देश का नाम है यमन, जो कि कहाँ पर है? एशिया में है। और यहाँ पर जो देश है, इस देश का नाम है सोमालिया, जो कि अफ्रीका में है। और अफ्रीका में भी कहाँ पर है? अफ्रीका में भी ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका की सींग में है। मुझे बताइए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं और वो कौन कौन से देश हैं? ठीक। ये जो गल्फ ऑफ अदन है, यहाँ पर जो देखा जाए तो गल्फ ऑफ अदन में यहाँ पर हमको कुछ आइलैंड देखने को मिलते हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के थोड़े ही आगे हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है सोकोत्रा आइलैंड्स। तो यहाँ जो है, ये हमारा सोकोत्रा आइलैंड है, इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरूरी है। ये सोकोत्रा आइलैंड है। और सोकोत्रा आइलैंड हम लोगों ने जब अफ्रीका पढ़ा तो वहां पर भी इसके बारे में बात की थी। उसके बारे में मैंने बताया था कि जो सोकोत्रा आइलैंड है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्यों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अभी हम लोग देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सोकोत्रा आइलैंड की, या सोकोत्रा आर्ची पेलागो की, या सोकोत्रा ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो सोकोत्रा ग्रुप ऑफ आइलैंड में कुल 4 आइलैंड हैं, 4 द्वीप हैं। जिन 4 द्वीपों में जो सबसे बड़ा वाला जो द्वीप है, इसी का नाम है सोकोत्रा। सबसे बड़ा वाला जो द्वीप है, इसी का नाम सोकोत्रा है। इसके बाद ये जो छोटा वाला आइलैंड है, इसका नाम है दरसाह आइलैंड पूछा गया है। ये वाला जो आइलैंड है, इसका नाम है समहाह आइलैंड, SAMHAH। और ये वाला जो आइलैंड है, इसका नाम है किलमिया आइलैंड। और ये जो बड़े वाला आइलैंड है, ये 1, 2, 3, 4। और इस बड़े वाले आइलैंड के नाम पर ही इस पूरे आर्चिपेलागो का नाम, इस ग्रुप का नाम सोकोत्रा आइलैंड रखा गया है। ये कहाँ पर है? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास है। वो जगह जहां पर जो रेड सी है और जो अरेबियन सी है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ठीक। इन सोकोत्रा आइलैंड को हम लोग बोलते हैं इंडियन ओशन का गैलापागोस आइलैंड बोला जाता है सोकोत्रा आइलैंड को। सोकोत्रा आइलैंड पर कंट्रोल किसका है? कंट्रोल है इस पर ये यमन का। यमन का ये आइलैंड है और ये बहुत ही ज्यादा रिच है फ्लोरा और फौना में। यानी कि इसमें वनस्पतियों की, इसमें जीव जंतुओं की बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जाती है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि 37% ऑफ प्लांट स्पीशीज, ठीक, 37% ऑफ प्लांट स्पीशीज और 90% ऑफ रेप्टाइल। यानी कि यहाँ पर जो प्लांट पाए जाते हैं, उनमें से 37% प्लांट ऐसे हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। और यहाँ पर जो रेप्टाइल यानी कि सरीसृप पाए जाते हैं, उनमें 90% ऐसे हैं जो केवल यहीं मिलते हैं और पूरी दुनिया में कहीं पर भी वो नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्पीशीज एक प्लांट की पाई जाती है। इसके बारे में सवाल पूछा गया है, जिसका नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री। खून निकलता है इस पेड़ से। ड्रैगन ब्लड ट्री जो केवल यहीं पाया जाता है, दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है रेसिएना सिनाबारी। केवल यहीं पाया जाता है, यहाँ का वो एंडेमिक है। यहाँ पर सोकोत्रा आर्चिपेलागो और ये जो सोमालिया है, इसके बीच में ये जो वाटर बॉडी है, ये जो वाटर बॉडी, इस वाटर बॉडी को बोला जाता है ग्वाल्डाफुई चैनल। क्या बोला जाता है? ग्वाल्डा कोई चैनल बोला जाता है, जो किसके बीच में है? सोमालिया और सुकुत्रा के बीच में है। ठीक। तो ये हो गया हमारे पास जो गल्फ ऑफ अदन है। गल्फ ऑफ अदन के बाद हम लोग आगे चलते था। गल्फ ऑफ अदन जो है ये कौन कौन से देश इसको घेरे हुए हैं?
तो गल्फ ऑफ अदन को घेरने वाले जो देश हैं उनको हम लोग एक बार यहाँ पर लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग को थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। तो ये गल्फ ऑफ अदन है, और इस गल्फ ऑफ अदन को घेरने वाले जो देश हैं, एक तो यमन इसके एक तरफ है, इसके नॉर्थ में जिबूती है, और कौन सा है, सोमालिया। तो जो गल्फ ऑफ अदन है, ये सराउंडेड किसके द्वारा है, ये है सराउंडेड बाय यमन, जिबूती और सोमालिया। इससे ये सराउंडेड है। इससे हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमको एक स्ट्रेट देखने को मिलती है, एक जलसंधि देखने को मिलती है, और इस जलसंधि का जो नाम है वो है हमारा, थोड़ा सा जूम करना करना पड़ेगा इसको। जूम करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक जलसंधि है, ये एक जलसंधि है। इस जलसंधि या जो स्ट्रेट है इसका नाम है बाब अल मंदेब। ये जो बाबल मंदेब है, इसके एक तरफ अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेड सी है, लाल सागर है, और इधर क्या है, इधर है हमारा गल्फ ऑफ अदन। तो ये जो है ये किसको जोड़ती है, ये कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है लाल सागर को, इसके साथ, अदन की खाड़ी के साथ। और ये सेपरेट करती है, ये अलग किसको करती है, इसके एक तरफ एशिया है और एक तरफ क्या है, अफ्रीका। ये अलग करती है एशिया और अफ्रीका को, ये अलग करती है। चौड़ाई इसकी अगर देखी जाए तो लगभग इसकी जो चौड़ाई है वो 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर के लगभग इसकी जो चौड़ाई। ठीक। अब इसके बाद बाब अल मंदेब जो है, ये क्या कर रही है, रेड सी, और रेड सी ऊपर अगर देखें तो रेड सी ऊपर जुड़ा हुआ है स्वेज कनाल के साथ। और स्वेज कनाल को अगर देखा जाए तो स्वेज कनाल किसको कनेक्ट करती है, स्वेज कनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो बाब अल मंदेब है, ये बाब अल मंदेब एक तरीके से मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करने का काम कर रही है अरेबियन सी को से, थ्रू रेड सी एंड थ्रू स्वेज कैनाल। गल्फ ऑफ अदन किसका पार्ट है, अरेबियन सी यानी कि इंडियन ओशन का ही तो पार्ट है। ठीक। अब इसके बाद अगर हम और ऊपर चलें तो यहाँ पर एक वाटर बॉडी हमको देखने को मिलेगी, जिस वाटर बॉडी का नाम है रेड सी, यानी कि लाल सागर। तो अगली वाटर बॉडी हमारे पास ये है जिसका नाम है रेड सी, हिंदी में बोलते हैं इसको लाल सागर। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको लाल सागर के अलावा इसका एक लोकल नाम भी है, अल बहर अल अहमर। अल बहर अल अहमर इसका एक लोकल नाम है। रेड सी को सराउंड करने वाले जो देश हैं, किन देशों से ये सराउंडेड है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रेड सी जो है वो सराउंडेड है किसके द्वारा, इसके एक तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये इजिप्ट है, ये सूडान है, यहाँ पर सऊदी अरब है, यहाँ पर यमन है, यहाँ पर भी इजिप्ट है। हालांकि गल्फ ऑफ अकाबा नाम की एक वाटर बॉडी अंदर घुसी हुई है, और यहाँ पर इसके थ्रू ये इजराइल और साथ साथ जो जॉर्डन है, जॉर्डन से भी कनेक्ट हो जाता है। ठीक। तो ये सराउंडेड इन देशों के साथ है, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, यमन, साथ ही साथ जिबूती, इरिट्रिया से भी ये क्या है, ये सराउंडेड है। दूसरी चीज अगर देखी जाए तो ये गल्फ ऑफ अकाबा से जब अंदर घुसते हैं तो गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू इजराइल और जॉर्डन के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है। इसके नॉर्थ में अगर देखा जाए तो इसके नॉर्थ में यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला है, और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर सुएज नहर हो जाती है। और साउथ में इसके देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, और इसके नॉर्थ में ही यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा भी है। रेड सी
के साथ साथ गल्फ ऑफ अदन और जो हमारा अरब सागर है, इसको प्राचीन काल में जो ग्रीक लोग थे वो इसको बोलते थे एरिथ्रियन सी। तो ये जो पूरा इलाका है इंक्लूडिंग रेड सी, उसको एरिथ्रियन सी बोला जाता था। और इस पर एक प्राचीन किताब भी लिखी गई थी, उस किताब का नाम आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ठीक, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसको देख लिया हम लोगों ने। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो कई सारे आइलैंड भी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। हानिश आइलैंड है, जुकार आइलैंड है, कमरान आइलैंड है। ठीक है, सुआकिन आर्किपेलागो हमको इसी रेड सी में देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं हम लोग गल्फ ऑफ अकाबा में। गल्फ ऑफ अकाबा की बात की जाए तो रेड सी में जब हम नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो एक वाटर बॉडी अंदर की तरफ घुसी हुई हमको देखने को मिलती है। थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर लेते हैं तो हम ज्यादा बेटर तरीके से देख पाएंगे। ये जो वाटर बॉडी है, ये है हमारी गल्फ ऑफ अकाबा। ये क्या है? ये है हमारी गल्फ ऑफ अकाबा। अकाबा की खाड़ी है, गल्फ ऑफ अकाबा है। अकाबा की खाड़ी के एक तरफ अगर देखें तो ये इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है, जो कि इजिप्ट का है। यहाँ पर अगर देखें तो ये सऊदी अरेबिया है। ये हमारा जॉर्डन है। और ये हमारा है इजराइल। ठीक, इजराइल है यहाँ पर। जहां पर अगर देखें तो इसी गल्फ ऑफ अकाबा में कई सारे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जॉर्डन का एक पोर्ट है अकाबा, तो यहीं पर है जॉर्डन का अकाबा पोर्ट। ठीक, जॉर्डन का अकाबा पोर्ट है इसी जगह पर, गल्फ ऑफ अकाबा में। सऊदी अरब का एक इम्पोर्टेंट सॉरी जो हाँ इजिप्ट का एक इम्पोर्टेंट शहर शर्म अल शेख, वो भी इसी गल्फ ऑफ अकाबा के मुहाने पर देखने को हमको मिलता है। ठीक है, इजराइल का एलात बंदरगाह भी यहीं पर सिचुएटेड है। इजराइल का एलात बंदरगाह भी यहीं पर सिचुएटेड। और यहाँ पर एलात बंदरगाह के पास में पाई जाती है क्या? पाई जाती है कोरल रीफ पाई जाती है। तो एक गल्फ ऑफ अकाबा है, देख लिया कौन कौन से देश हैं। सऊदी अरब है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, इजराइल है, अकाबा बंदरगाह है, एलाद बंदरगाह है, शर्मल शेख है यहाँ पे। ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रेट भी देखने को हमको मिलती है। और ये जो स्ट्रेट है जो गल्फ ऑफ अकाबा को रेड सी के साथ जोड़ती है, उस स्ट्रेट का जो नाम है वो है स्ट्रेट ऑफ तिरान। क्या है ये? ये है स्ट्रेट ऑफ तिरान। और ये तिरान नाम इसका इससे बड़ा क्योंकि यहाँ पर एक आइलैंड है जिस आइलैंड का नाम है तिरान आइलैंड। उसके नाम पर स्ट्रेट का नाम तिरान स्ट्रेट पड़ा हुआ है। अब आगे हम लोग और चलते हैं। और इसके बाद हमको मिलती है यहाँ पर गल्फ ऑफ सुएज। और गल्फ ऑफ सुएज के ऊपर हमको मिलेगी सुएज कैनाल। ये है हमारी सुएज की खाड़ी या गल्फ ऑफ सुएज। रेड सी के नॉर्थ में, ईस्ट की तरफ गल्फ ऑफ अकाबा है और नॉर्थ की तरफ गल्फ ऑफ सुएज है। तो गल्फ ऑफ सुएज है। गल्फ ऑफ सुएज के तरफ देखें तो इसके दोनों तरफ क्या है, इसके इधर भी इजिप्ट है और इसके इधर भी इजिप्ट है, सिनाई पेनिनसुला है। गल्फ ऑफ सुएज को ही बोला जाता है क्या? बहर अल कुलजुम। बहर अल कुलजुम बोला जाता है, सी ऑफ काम बोला जाता है। और
यहाँ अगर देखें तो हमने देखा कि ये एशिया में सिनाई पेनिनसुला और इधर अफ्रीका में इजिप्ट के बीच में है। सिनाई पेनिनसुला भी इजिप्ट का है। यहाँ से शुरू हो जाती है हमारे पास सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल को हम लोग देखेंगे। और सुएज कैनाल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है दुनिया भर का। कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था, कुछ महीनों पहले यहाँ पर एक जहाज फंस गया था, जिससे इसका जो रास्ता है वो बाधित हो गया था और बड़ा दुनिया भर में हम लोगों को देखने को मिला था। तो ये हमारे पास सुएज कैनाल है। मैं इसको बना देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। ये सुएज कैनाल जो है हमारे पास वो आ रही है और यहाँ तक पहुंचती है। ये सुएज कैनाल है। इस सुएज कैनाल के एक तरफ यहाँ पर क्या है, इसके एक तरफ भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, और दूसरी तरफ हमारे पास रेड सी है, गल्फ ऑफ सुएज। लेकिन वो किसका पार्ट है? रेड सी का ही तो पार्ट है। और ये हमारे पास क्या है? ये है हमारी सुएज कैनाल। ठीक। सुएज कैनाल क्या है? ये एक मैन मेड वाटरवे है, मानव के द्वारा बनाया गया जलमार्ग है, जो कनेक्ट करता है किसको? ये कनेक्ट करता है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के थ्रू अरब सागर से, इंडियन ओशन से, अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। ये अफ्रीका और एशिया को डिवाइड भी करती है। इसके इस तरफ एशिया है, सिनाई पेनिनसुला, और इसके इस तरफ क्या है? अफ्रीका। और ये क्या है? ये नाइल का डेल्टा है। ये नील नदी का डेल्टा है। इसका आकार कैसा है? ये आर्कुएट डेल्टा है, चापाकार डेल्टा है। खैर, इसमें मेडिटेरेनियन सी की तरफ एक पोर्ट है, जिस पोर्ट का नाम है पोर्ट सईद। नॉर्थ में पोर्ट सईद है। साउथ में यहाँ पर भी एक पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट सुवेज। तो उत्तर में पोर्ट सईद है, साउथ में पोर्ट सुवेज है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है यूरोप और एशिया के बीच में। हम लोग पिछले वीडियो में अफ्रीका में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जब ओटोमन एम्पायर ने भारत और इस ईस्ट की तरफ आने के रास्ते पर रोक लगा दी थी, तब यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने एक अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढा था, जो फिर वास्को डी गामा घूम के आया था नीचे से अफ्रीका का पूरा चक्कर काट के। और ये चक्कर लंबा पड़ता था, तो बाद में ये हुआ कि कोई छोटा रास्ता ढूंढा जाए। तो यहाँ पर फिर इस एक परियोजना शुरू करी गई जिसको सुएज प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। और इसके तहत ये शुरुआत बेसिकली क्या होती थी? 1858 में। 1858 में एक फ्रेंच डिप्लोमेट था। कौन? फ्रांस का डिप्लोमेट था, ध्यान रखिएगा, फ्रांस का डिप्लोमेट था। इसका नाम था फर्डिनेंड डी लेसे। इसने इस कैनाल के निर्माण के लिए एक एक अभियान शुरू किया। इसको बोला गया था कैंपेन डी सुएज। और इस कैनाल की निर्माण की जो शुरुआत हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि 25 अप्रैल 1859 को इसकी निर्माण की शुरुआत शुरू होती है। और ये बन के तैयार होती है 1869 को। और पब्लिक के लिए, मतलब यूज के लिए खोल दी जाती है 17 नवंबर 1869 को। ये यूज के लिए खोल दी जाती है। यानी कि लगभग 10 साल इसको बनने में और यूज में आने के लिए शुरू लगे। लंबाई इसकी कितनी है? 193.30 किलोमीटर। और मील में देखें तो लगभग 120.11 मील इस सुएज कैनाल की लंबाई है। ठीक। सुएज कैनाल की लंबाई है। और इसके बनने से अगर हम देखें तो वैसे तो 6,000 किलोमीटर का चक्कर कम होता है, लेकिन अगर इस पर लंदन से देखा जाए तो लंदन से जो अरेबियन सी है उसकी दूरी लगभग 8 साढ़े 8 हजार, कहीं कहीं 8,900 किलोमीटर भी देखने को मिलता है। उतनी कम हो गई है। बीच में यहाँ पर स्वेज संकट भी आया था, स्वेज क्राइसिस भी आई थी, जब इजिप्ट ने इसको नेशनलाइज कर लिया था। पर वो संकट ज्योग्राफी में हमको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। यहाँ पर अगर हम देखें सुएज कनाल के नॉर्थ में सबसे पोर्ट सईद है, सबसे साउथ में पोर्ट सुवेज है। लेकिन यहाँ पर कुछ लेक भी हमको देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में कई बार एग्जाम में सवाल भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर एक लेक तो ऐसा है जो सुएज कनाल पर तो नहीं है, लेकिन सुएज कनाल के पास में है। ये एक लेक है,
ये एक लेक है। इसके अलावा एक लेक आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है, और एक लेक आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो ये तीन लेक हमको देखने को मिलते हैं, जिनका नॉर्थ टू साउथ क्रम हमको ध्यान रखना होगा। ये वाला जो लेक है, इस लेक का नाम है लेक मंजला। ठीक, या इसी को बोलते हैं मंजलाह लेक। ये वाला जो लेक है, इस लेक का नाम है तिमसाह लेक। या इसी को बोला जाता है क्रोकोडाइल लेक। एक हम लोगों ने क्रोकोडाइल रिवर भी पढ़ी थी, मुझे बताइए क्रोकोडाइल रिवर जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ी थी, और वो क्रोकोडाइल रिवर जो है वो किस नदी की सहायक नदी थी, ये भी मुझे बताइएगा। और ये वाला जो लेक है, ये है ग्रेट बिटर लेक। तो अगर हम नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर मूव करें, तो नॉर्थ टू साउथ अगर हम लोग क्रम देखें, तो सबसे ऊपर मेडिटेरेनियन सी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लेक मंजला है, फिर तिमसा लेक है, और फिर हमारे पास ग्रेट बिटर लेक है। यहाँ पर पोर्ट सईद है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोर्ट सुवेज है, जो हम लोगों ने अभी देखा। कुछ बड़ी वाटर बॉडी जिसके चारों तरफ है, उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मेडिटेरेनियन सी की बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, मेडिटेरेनियन सी को हम लोग पढ़ेंगे कब, जब हम लोग पढ़ेंगे यूरोप। ठीक, तो हम लोग अभी मेडिटेरेनियन सी की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी जो वाटर बॉडीज है उनकी हम लोग बात करेंगे। हालांकि मेडिटेरेनियन सी में हमको एक यहाँ पर आइलैंड की बात करनी है, जिस आइलैंड का नाम है क्या, साइप्रस। ये साइप्रस आइलैंड है। इस साइप्रस आइलैंड को देखना है हमको। साइप्रस, इतना ध्यान रखना है कि ये साइप्रस आइलैंड एक कंट्री है, और एक आइलैंड कंट्री जिसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल निकोसिया, और वेस्ट एशिया का पार्ट इसको हम लोग मानते हैं। ठीक, तो मेडिटेरेनियन सी तो नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके एक पार्ट को हम लोगों को यहाँ पर देखना है। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा जूम कर लें और देखें यहाँ पर, तो ये जो सी है मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है, और इस सी का नाम जो है, इस सी का नाम है एजियन सी। ठीक, समझते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सागर है, इस सागर का नाम है एजियन सी, जो कि मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। ये हमारा है ब्लैक सी, यानी कि काला सागर। ये जो देश है, ये तुर्की या तुर्कीये है, जो दोनों तरफ फैला हुआ है। हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पर एजियन सी से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेडिटेरेनियन सी से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेट्स हमको देखने को मिलती हैं, कुछ जलसंधियां हमको देखने को मिलती हैं, जिनको कंबाइंडली हम टर्किश स्टेट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, टर्किश स्टेट्स के नाम से जानते हैं, जिसमें दो स्टेट्स आती हैं, एक है डार्डिनालिस और दूसरी है बॉस्फोरस स्टेट। तो अगर हम एजियन सी से आगे बढ़े, तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेट हमको देखने को मिलेगी, जिस स्टेट का नाम है डार्डिनालिस स्टेट। फिर यहाँ पर एक सागर हमको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है सी ऑफ मरमरा, इनलैंड सी है ये। फिर एक और स्टेट यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है बॉस्फोरस स्टेट। तो अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर इसका वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस अगर हम लोग देखें, तो वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस क्या आएगा, मेडिटेरेनियन सी, उसका एजियन सी, फिर आएगा यहाँ पर डार्डिनालिस, सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट, और फिर आएगा हमारा ब्लैक सी। डार्डिनालिस और बॉस्फोरस को मिला के क्या बोलते हैं, टर्किश स्ट्रेट बोला जाता है। तो डार्डिनालिस कहाँ पर है, बॉस्फोरस कहाँ पर है, सी ऑफ मरमरा कहाँ पर है, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो यहाँ अगर हम लोग डार्डिनालिस स्टेट की बात करें, तो डार्डिनालिस स्टेट को हम लोग गैलीपोली स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
गैलीपोली स्ट्रेट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पेनिनसुला आपको निकला हुआ दिखाई दे रहा है, इस पेनिनसुला का नाम ही गैलीपोली पेनिनसुला है। और इस गैलीपोली पेनिनसुला के नाम पर इस स्टेट को बोला जाता है गैलीपोली स्टेट। मैं थोड़ा सा इसका कलर इस पेनिनसुला का बदल देता हूँ। ये जो पेनिनसुला आपको दिखाई दे रहा है, इसी को गैलीपोली पेनिनसुला बोलते हैं। और विश्व युद्ध के समय यहाँ पर एक बड़ी भयानक लड़ाई हुई, जिसको गैलीपोली का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, तो इसी के नाम पर इसका जो नाम है वो गैलीपोली स्टेट है। इसको डार्डेनालिस स्टेट के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये कनेक्ट करती है किसको? एजियन सी को किसके साथ कनेक्ट करती है? सी ऑफ मरमरा के साथ कनेक्ट करती है। फिर हम सी ऑफ मरमरा में आ जाते हैं। ये एक छोटा सा इनलैंड वाटर बॉडी है, जिसके दोनों तरफ कौन है? उसके दोनों तरफ तुर्की है। ये जो सी ऑफ मरमरा है, इस सी ऑफ मरमरा का ये नाम सी ऑफ मरमरा क्यों पड़ा? क्योंकि सी ऑफ मरमरा में यहाँ पर एक आइलैंड पाया जाता है, जिस आइलैंड का नाम है मरमरा आइलैंड। ये सी ऑफ मरमरा है, ये सी ऑफ मरमरा है। यहाँ पर एक आइलैंड है, जिस आइलैंड का नाम है मरमरा आइलैंड। मरमरा का मतलब होता है मार्बल, जिसको हम संगे मरमर से बोलते हैं। तो संग ए मरमर में, तो संग है वो क्या है? संग का मतलब होता है पत्थर, और मरमर का मतलब होता है मार्बल। तो ये जो मरमरा आइलैंड है, इस मरमरा आइलैंड के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है सी ऑफ मरमरा। और मरमरा आइलैंड को मरमरा आइलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में संगमरमर पाया जाता है। ये जो सफेद सफेद आप जितना भी देख रहे हैं ना, ये सब क्या है? ये सब संगमरमर ही है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है मरमरा आइलैंड। और उसके नाम पर सी ऑफ मरमरा, दोनों तरफ इसके जो है वो तुर्की है। ठीक। फिर हम लोग इसमें और आगे यहाँ पर अगर बढ़ें, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक स्टेट पड़ती है, जिस स्टेट का नाम है बॉस्फोरस स्टेट। ये आपको एक पतली सी स्टेट यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रही होगी। ये एक पतली सी स्टेट है, इसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्टेट या बॉस्फोरस जल संधि। इसके दोनों तरफ तुर्की है, और तुर्की का कौन सा शहर है? इस्तांबुल है। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है। इस्तांबुल का पुराना नाम है कॉन्स्टेंटिपोल या कुस्तुनतुनिया। तो ये बॉस्फोरस स्टेट किसको जोड़ रहा है? ये जोड़ रहा है सी ऑफ मरमरा को किसके साथ? यहाँ पर है हमारे पास ब्लैक सी। ये ब्लैक सी यानी कि काले सागर से इसको जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डेनालिस हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे अगर हम लोग देखें तो ब्लैक सी आ जाता है हमारे पास, काला सागर आ जाता है। काला सागर इंपॉर्टेंट है। यूरोप में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे, लेकिन वो यूरोप के कंटेक्स्ट में देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस ब्लैक सी को देखेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ वेस्ट एशिया। तो ये आपका है ब्लैक सी यानी कि काला सागर। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि ब्लैक सी जो है, ये जो यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री बनाती है, नेचुरल जो बॉडीज है उनमें से एक है। अगर हम देखें तो यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री बनाने वालों में यूराल माउंटेन है, यूराल रिवर है, कॉकेशस माउंटेन है, कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, बॉस्फोरस स्ट्रेट है, सी ऑफ मरमरा है, डार्डेनालिस है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, और क्या है? और मेडिटेरेनियन सी है। ठीक। उनमें से एक हमारे पास ये ब्लैक सी है, जो नेचुरल बाउंड्री है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। इसके उत्तर में यूरोप है, इसके दक्षिण में एशिया है। कौन कौन से देशों से सराउंडेड है? तो हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तुर्की से ही शुरू कर रहे हैं बार बार, तो तुर्की से शुरू कर देते हैं। तो ये तुर्की है। तुर्की के बाद अगला देश यहाँ पर बुल्गारिया है, फिर रोमानिया है। रोमानिया के बाद यहाँ पर यूक्रेन आ जाता है। यूक्रेन के बाद अगर देखें यहाँ पर, तो ये रशिया है जो इसके साथ बॉर्डर बना रहा है। फिर यहाँ पर जॉर्जिया बॉर्डर बना रहा है इसके। तो इसके साथ बॉर्डर बनाने वाली जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? तो तुर्की है एक, बुल्गारिया दो, रोमानिया तीन, यूक्रेन चार, रशिया पांच, और जॉर्जिया छह। छह देश इसके साथ बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ पर लिस्ट कर लेते हैं, बाद में साफ कर दूंगा कौन कौन से देश बॉर्डर बनाते हैं। तुर्की है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तुर्की से शुरू करके, बुल्गारिया, ये रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, और जॉर्जिया। ध्यान रखना, बहुत पूछता है एग्जाम में।
यहाँ पर ये आपको एक पेनिनसुला दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो पेनिनसुला है, कौन सा पेनिनसुला, बस एक सेकंड, ये जो पेनिनसुला है आपका, ये पेनिनसुला कहलाता है क्रीमियन पेनिनसुला। और उस क्रीमियन पेनिनसुला पर जो कब्जा है इस समय, वो कब्जा है रशिया का। ये आपका एक इसी का एक वाटर बॉडी है, जिस वाटर बॉडी का नाम है सी ऑफ अजोव। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सी ऑफ अजोव। और सी ऑफ अजोव को यहाँ पर ये ब्लैक सी के साथ जोड़ रही है, तो ये भी एक स्ट्रेट है। तो वो स्ट्रेट जो ब्लैक सी को सी ऑफ अजोब से जोड़ती है उसको बोलते हैं कर्च स्ट्रेट। ध्यान रखिएगा, ये कर्च स्ट्रेट है जो कनेक्ट कर रही है, किसको कनेक्ट कर रही है, ब्लैक सी को सी ऑफ अजोब से कनेक्ट कर रही है। यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स गिरती हैं आकर। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पर गिरती हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ तो आपको बेटर तरीके से यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। एक रिवर ये आपको आती हुई दिखाई पड़ रही होगी, एक रिवर ये आ रही है, ये जो रिवर है ये आकर ब्लैक सी में गिर रही है। इसी तरीके से बहुत सारी रिवर्स यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ से एक रिवर आ रही है, नीचे से भी कई सारी रिवर्स आ रही हैं। तो इंपॉर्टेंट रिवर जो यहाँ पर आ रहे हैं उनकी लिस्टिंग अगर हम लोग करें, तो यहाँ पर ब्लैक सी में गिरने वाले जो नदियां हैं, तो ऊपर से जो आने वाली नदियां हैं, यूरोप की जो नदियां हैं, वो कौन कौन सी हैं, यूरोप से आने वाली नदियां हैं रिवर, नहीं पर डिटेल में पढ़ेंगे जब यूरोप पढ़ेंगे। रिवर नीस्टर, रिवर डैन्यूब, ये यूरोप से आने वाली नदियां हैं। रशिया से आने वाली नदियां है डॉन, ये देखिए ये रिवर डॉन है, रिवर डॉन जो रशिया की है वो यहाँ पर आती है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है रशिया का जिसका नाम है रोस्टोव ऑन डॉन, रोस्टोव ऑन डॉन, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ पर। ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट रशिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया की सिचुएशन को देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग रशिया की सिचुएशन देख, रशिया के पास कोई भी ऐसा पोर्ट नहीं है जिससे हमेशा वो नदियों अपना जो सी ट्रेड है वो कर सके। ये रशिया का ऊपर का कोस्ट है। और ये कौन सा ओशन है, ये है हमारा आर्कटिक ओशन। और ये आर्कटिक ओशन जो है ये जमा रहता है। केवल यहाँ पर एक पोर्ट है रशिया का, वो एक पोर्ट ऑपरेटर है, ऑपरेट करता है, क्योंकि यहाँ पर एक गर्म जलधारा आती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की एक गर्म जलधारा का प्रभाव यहाँ पर होता है, इससे कि यहाँ पर जो समुद्र का इलाका है वो नहीं जमता, तो वो यूज कर सकता है। और दूसरा यहाँ पर जो सी ऑफ अजोब में इसका रास्तव ऑन डॉन है, उसका इस्तेमाल करके वो ब्लैक सी और ब्लैक सी से बॉस्फोरस स्टेट वगैरह होते हुए मेडिटेरेनियन सी पहुंच सकता है। और इससे बाकी यूरोप और एशिया के साथ जो रशिया है वो व्यापार कर सकता है। तो इसीलिए ये इलाका जो है वो बड़ा उसके लिए इंपॉर्टेंट, यही वजह है क्रीमिया यूक्रेन के साथ जो युद्ध, उसकी एक वजह ये भी है। ठीक है। और यहाँ पर इसी ब्लैक सी में यूक्रेन का एक इंपॉर्टेंट शहर है जिसका नाम है ओडेसा। ओडेसा इसी ब्लैक सी में ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर अगली जो वाटर बॉडी है, वो अगली वाटर बॉडी है हमारी कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी यहाँ पर हमारे पास है, जूम कर लेते हैं। ये जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर, इसको बोल भले ही हम सी रहे हैं लेकिन वास्तव में ये सागर नहीं है, वास्तव में ये क्या है, वास्तव में ये है एक झील, ये एक लेक है। और ये क्या है, ये लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा जो लेक है वो कैस्पियन सी, इतना बड़ा है कि अंतरिक्ष से भी इसको देखा जा सकता है। और यूरोप और एशिया के बीच में जो नेचुरल बाउंड्रीज है वो बनाने वाली नेचुरल बॉडी में ये भी एक है। ठीक है। इसके सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, तो अजरबैजान से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर अजरबैजान है, अजरबैजान के बाद इसको जो सराउंड कर रहा है, वो सराउंड कर रहा है यहाँ पर रशिया।
रशिया के बाद ऊपर अगर हम देखें यहाँ पर तो एक कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान के बाद इसको सराउंड करता है यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है ईरान। तो कैस्पियन सी को सराउंड करने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है हमारा रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। अजरबैजान की जो कैपिटल बाकू है वो इसी कैस्पियन सी पर ही मौजूद है। यहाँ पर एक लेक आपको और दिख रहा होगा, ये जो लेक है ये अराल लेक है, सूख गया है और एक डेजर्ट का डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। उस डेजर्ट का नाम आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये वो अराल सी है जो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में, सॉरी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में फैला हुआ। खैर कैस्पियन सी की बात करें तो कैस्पियन सी के चारों तरफ के ये जो देश हैं हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इस पे इंपॉर्टेंट गिरने वाली जो रिवर हैं वो कौन कौन सी हैं। कैस्पियन सी में आने वाली जो रिवर है, तो यूरोप साइड से यहाँ पर जो रिवर आ रही हैं वो कौन कौन सी रिवर है। तो यूरोप साइड से आने वाली रिवर, एक तो हमको एक ये रिवर आती है दिखाई पड़ रही है, एक ये रिवर आती दिखाई पड़ रही है। तो ये जो रिवर है ये है वोल्गा रिवर, और ये जो रिवर है ये है यूराल रिवर। दोनों ही रशिया की रिवर है और कैस्पियन सी में गिर रही हैं। नीचे से भी यहाँ पर रिवर आती हैं, एक रिवर आती है सैफिद रुड, SEFID सैफिद रुड, और एक रिवर आती है यहाँ पर जिसका नाम है हराज रिवर। ये चार इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो यहाँ पर गिरती हैं। और ये सैफिद रुड और हराज जो दोनों रिवर हैं ये कहाँ की रिवर हैं, ये दोनों ईरान की रिवर हैं। एक रिवर और यहाँ पर गिरती है जिसका नाम है पूरा रिवर, ऊपर से ही गिरती है। वोल्गा रिवर कौन सी, वोल्गा रिवर हमारे पास यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो ये हमारा कैस्पियन सी हो गया। कैस्पियन सी के बाद हम लोग अब आगे चलते हैं और एक वाटर बॉडी हमारे पास यहाँ पर बची हुई है जिसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, फिर इसके रिवर्स देखते हैं, माउंटेन देखते हैं, थोड़ा सा और चीजें देखते हैं और खत्म कर देते हैं। यहाँ पर जो एक अगली वाटर बॉडी है वो है हमारे पास फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ। ये है हमारी पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ को सराउंड करने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो इधर से इसको सराउंड करता है ईरान, इसके एक तरफ ईरान है, ठीक। यहाँ पर ये कुवैत है, कुवैत के बाद अगर यहाँ पर देखें तो सऊदी अरब है, ठीक, सऊदी अरब है। इराक का भी थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर आता है, ये इराक है, ये इराक का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर आ रहा है, ठीक। कतर है, बहरीन तो एक आइलैंड ही है जो यहाँ पर है। इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात भी इसको सराउंड करता है। फिर गल्फ ऑफ अदन ओमान आ जाती है यहाँ पर, ओमान, और इधर हमारे पास ईरान और पाकिस्तान से गल्फ ऑफ ओमान जो है वो सराउंडेड है, ठीक। ये जो क्या नाम है इसका, फारस की खाड़ी है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन कौन से देश हैं उनके नाम देखें, तो कुवैत है, इराक है, ईरान है, कतर है, UAE है। ये वो देश हैं जो दुनिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं नेचुरल गैस की और पेट्रोलियम की, उनमें से एक है। ये उन कंट्रीज में से टॉप कंट्रीज में आती हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस और दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस करती हैं। सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, UAE हो गया। तो ये जो पर्शियन गल्फ है, और यहाँ पर ये जो गल्फ ऑफ अदन और पर्शियन गल्फ के बीच में है, ये है स्ट्रेट ऑफ हरमूज, हरमूज जल संधि है। ये जो हरमुज जल संधि पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का 1/3 लिक्विड नेचुरल गैस, यानी कि दुनिया की
एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस का एक तिहाई हिस्सा यहीं से होकर जाता है। और पूरी दुनिया में जितना भी जो ऑयल का कंजम्पशन होता है, पेट्रोलियम का कंजम्पशन होता है, उसका 25% यहीं से होकर गुजरता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो नदी गिरती है उस नदी का नाम है शत अल अरब। शत अल अरब क्या है? अभी हम लोग जब टिग्रिस और यूफ्रेटिस को देखेंगे तो टिग्रिस जिसको दजला कहा जाता है और यूफ्रेटिस जिसको फरात कहा जाता था, जिनके तटों पर, जिनके बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता डेवलप हुई थी, वो यहाँ पर मिल जाती हैं। तो उनके मिलने के बाद जो नदी बनती है उसको शत अल अरब कहा जाता है। और यहीं पर पर्शियन गल्फ पर शत अल अरब का जो डेल्टा है वो मौजूद है। ठीक है, शत शत अल अरब का डेल्टा जो है वो मौजूद है। ठीक। अब इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर पाए जाने वाले जो पर्वत हैं, यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेनिनसुला हैं, लेक हैं और जो रिवर्स हैं उनकी। हालांकि थोड़ा बहुत तो इनको हम लोग देख ही चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। पहले यहाँ पर हम लोग माउंटेन्स को देखते हैं। तो हम लोगों ने भी कुछ माउंटेन्स की यहाँ पर बात की थी, जैसे हम लोगों ने पोन्टूस माउंटेन की बात की थी, हम लोगों ने अरारात माउंटेन की बात की थी, हम लोगों ने बात की थी आ, टॉरस माउंटेन की। तो हम यहाँ पर देखें अगर, तो ये तुर्की में इस तरफ यहाँ पर एक माउंटेन पाया जाता है, यहाँ पर एक माउंटेन पाया जाता है और यहाँ पर एक माउंटेन पाया जाता है। ये जो माउंटेन रेंज है इसको बोला जाता है कॉन्टूस माउंटेन। ठीक है। माउंटेन रेंज, ये जो माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंज का नाम है टॉरस माउंटेन रेंज। ये जो माउंटेन है ये है अरारात माउंटेन। ठीक। ये अरारात माउंटेन है। इसके अलावा जब हम पहुंचते हैं ईरान में, तो ये ईरान है। ईरान में इस जगह पर यहाँ पर पाया जाता है अल्बुर्ज माउंटेन। और इस तरफ पाई जाता है हमारा जगरोस माउंटेन। पाकिस्तान भी दिख रहा है, तो पाकिस्तान में यहाँ पर माउंटेन है सुलेमान माउंटेन। हालांकि पाकिस्तान यहाँ का नहीं, फिर भी देख लीजिए। ठीक। तो ये जगरोस माउंटेन है। ऐसे ही यहाँ अगर हम देखें तो ये जो ओमान है, ओमान में यहाँ पर कुछ माउंटेनियस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनका नाम है जेबेल अल अखदर। जेबेल अल अखदर। ठीक। जेबेल अल अकदर, ये इंपॉर्टेंट माउंटेन है। तो माउंट पोंटोस टॉरस माउंटेन तुर्की में है। माउंट एल्ब्रूज माउंट जगरोस कहाँ पर है? ईरान में है। जेबेल अकदर कहाँ पर है? जेबेल अल अकदर है हमारा ओमान में। इसको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ जब तुर्की में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये माउंट पोंटूस और टॉरस के बीच में यहाँ पर एक प्लेट्यू है जिसको बोला जाता है अनाटोलिया का पठार। ये अनाटोलिया का पठार है। यहाँ पर भी प्लेट्यू है जिस प्लेट्यू को बोला जाता है ईरानियन प्लेट्यू, उसको ईरान का पठार बोला जाता है। कई सारे यहाँ पर हम लोगों को दिख रहे हैं लेक्स, जिसमें ये जो लेक है हम लोगों ने बात की थी, ये क्या है? ये है लेक वान, जो कि कहाँ पर है? तुर्की में है। और ये दुनिया का सबसे ज्यादा खारे पानी वाला लेक है। इस लेक की हम लोगों ने बात की थी। इस लेक का नाम है थर थर लेक, जो कि कहाँ पर है? जो कि इराक में है। ये एक लेक है जो कि ईरान में है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दरियाए नमक। इस लेक का नाम है दरियाए नमक। ठीक। इसको आपको ध्यान रखना है। हम लोगों ने बात कुछ देर पहले इसकी करी थी। ठीक। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर अगर हम लोग देखें,
तो यहाँ पर लेक वान के पास तुर्की में ही एक और लेक है जिसका नाम है हजार लेक। लेक हजार, जहां से जो टिग्रिस नदी है वो अभी निकलेगी। तो ये कुछ लेक हम लोगों ने देखे, माउंटेन देख लिए, हम लोगों ने देख लिया प्लेट्यूज देख लिए। इसको साफ कर देते हैं। एक बार लेक को हम लोग फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखने की जरूरत है, एक थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। ये जो लेक है, ये लेक दरियाए नमक नहीं है। ये जो है, ये है लेक उर्मिया। ठीक, दरियाए नमक ये है दरियाए नमक, ये है लेकवान। यहीं पर, यहाँ पर है हमारे पास लेक हजार। ये है लेक थरथर। ठीक है, दरियाए नमक, लेक उर्मिया दोनों ही ईरान में है। लेक थरथर इराक में है। लेक वान और लेक हजार जो है वो तुर्की में है। ठीक है, लेक सेवन हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा और कुछ और लेक्स की भी बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ अगर हम लोग थोड़ा सा इजराइल की तरफ आए, यहाँ पर आए हम लोग इजराइल की तरफ, तो हम लोगों ने देखा था जब रिफ्ट वैली पड़ी थी, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, तो मैंने कहा था कि जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है वो लेबनान से लेके मोजाम्बिक तक फैली हुई है। तो ये आपको यहाँ पर ये रिफ्ट वैली दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर ये जो है ये भी एक रिफ्ट वैली है जिसमें गल्फ ऑफ अकाबा भी है। और ये लेबनान से शुरू होकर चली जाती है कहाँ पर, नीचे अफ्रीका में मोजाम्बिक तक जो है वो चली जाती है। तो ये जो यहाँ पर रिफ्ट वैली है, वहां पर कई सारे लेक हमको देखने को मिले थे, तंगानिका, मलावी, ये सब देखने को मिले। तो यहाँ पर भी कई सारे लेक हमारे पास जो है वो डेवलप हो गए हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग जूम और कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो लेक है वो हमको देखने में थोड़ी सी आसानी होगी। यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें एक माउंटेन देखने को मिलेगा, जिस माउंटेन का नाम है माउंट हरमन। यहाँ पर माउंट हरमन है। माउंट हरमन के बाद यहाँ पर हमारे पास है ये ये जो है, ये है हमारा सी ऑफ गैलिली। ये हमारा है डेड सी। और यहाँ पर एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है रिवर जॉर्डन। अभी हम लोग रिवर जॉर्डन की थोड़ी देर में बात। फिलहाल यहाँ पर सी ऑफ गैलिली नाम की एक झील है। फिर डेड सी है। डेड सी भी क्या है? डेड सी भी एक झील है, एक सी है जिसको हम मृत सागर बोलते हैं, रिफ्ट वैली में है। ये भी एक सलाइन लेक। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर नदियों को देख देते हैं, फिर डेजर्ट को देख के इसको खत्म करते हैं। यहाँ पर नदियों की अगर हम लोग बात करें, वेस्ट एशिया की नदियों की बात करें, तो वेस्ट एशिया में कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारा इलाका जो डेजर्ट है वैसा है, डेजर्टिक एरिया, तो बहुत ज्यादा नदियां नहीं मिलती हैं। कुछ ही नदियां हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो इस एरिया में ही एक तरीके से कंसंट्रेटेड है। यहाँ पर एक नदी निकल रही है इस तरीके से, ये नदी निकल रही है, और एक नदी यहाँ से निकल रही है, और ये दोनों आपस में मिल जाती हैं और मिल के ये आगे चलकर यहाँ पर गिर जाती हैं। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है टिग्रिस। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है यूफ्रेटिस। यूफ्रेटिस नदी जो है ये निकलती है कहाँ से? ये निकलती है माउंट अरारात से, जो कि कहाँ पर है? तुर्की में है। टिग्रिस निकलती है, ये भी तुर्की से निकलती है। और ये तुर्की में कहाँ से निकलती है? हम लोगों ने अभी देखा था लेक हजार। तुर्की में लेक हजार से निकलती है। यहाँ पर बगदाद जो कैपिटल है इराक की, वहां पर आने के बाद थोड़ा सा उसी के आसपास के इलाके में दोनों मिल जाती हैं, और मिलने के बाद ये बनाती है एक नई नदी जिसका नाम है शत अल अरब नदी। ये शत अल अरब नदी यहाँ पर
रेड सी में गिर जाती है और ये बनाती है क्या, डेल्टा। एक इसकी एक और इम्पोर्टेंट सिटी है इराक की, बसरा। वो इस शत अल अरब नदी पर ही सिचुएटेड है, शत अल अरब नदी पर ही वो मौजूद है। ठीक। बगदाद और जो एक और इम्पोर्टेंट इराक का शहर है मोसुल, ये दोनों टिग्रिस पर ही हैं। शत अल अरब पर बसरा है, बगदाद के पास जाके ये दोनों जो नदियां हैं वो आपस में जाकर मिल जाती हैं। कहाँ से निकलती हैं ये ध्यान रखना है हम लोगों को। यहीं पर एक और नदी आती है जो ईरान से आ रही है। ठीक, ईरान से आ रही है। और ईरान से आने के बाद यहाँ पर ये जो नदी है, थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। ईरान से आ रही है और ईरान से आने के बाद ये जो नदी है ये आके इसी शत अल अरब में मिल जाती है। इस नदी का नाम है रिवर करून। और ये कहाँ से आती है, ईरान से आती है और शत अल अरब में मिल जाती है। और हम ये क्या बोलते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये ईरान, ये शत अल अरब की एक सहायक नदी है। ठीक, सहायक नदी है। फिर हम लोगों ने एक नदी और देखी जिसका नाम था जॉर्डन अभी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर लें इसको। तो लेबनान में एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट हरमन। ठीक, यहाँ कहीं हम देख लेते हैं लेबनान में। थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं। यहाँ पर कहीं हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं है माउंट हरमन। इस माउंट हरमन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रिवर जॉर्डन। ओरिजिन होता है माउंट हरमन से। माउंट हरमन से निकलने के बाद ये इलाका है जिसको हम लोग बोलते हैं गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स से होती हुई ये पहुंचती है सी ऑफ गैलिली में। और इस तरीके से सी ऑफ गैलिली में बहती हुई फिर ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में बॉर्डर बनाती हुई ये पहुंच जाती है कहाँ पर, ये पहुंच जाती है डेड सी के पास। ठीक, डेड सी में जाकर ये पहुंच जाती है, मृत सागर में गिर जाती है। डेड सी हम लोगों ने देखा अभी कि कहाँ पर मौजूद है, डेड सी हमारे पास मौजूद है एक रिफ्ट वैली में, एक खारी झील है। तो ये जॉर्डन क्या करती है, ये बॉर्डर बनाती है। जॉर्डन नदी जो है वो बॉर्डर बनाती है, किसके बीच में बॉर्डर बनाती है, इराक, इजराइल और जॉर्डन के बीच में बॉर्डर बनाती हुई ये डेड सी में जाकर गिर जाती है। ठीक। उर्मिया जो है वो हम लोगों ने भी देखा था ईरान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 90% इसका इसका सूख चुका है। लेक हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक लास्ट चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर जो डेजर्ट हैं उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, डेजर्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो डेजर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो डेजर्ट है, जो सऊदी अरब में मेन डेजर्ट है उसका नाम है अल नाफूद डेजर्ट। तो यहाँ पर ये है अल नाफूद डेजर्ट। कहाँ पर अल नाफूद, सऊदी अरब। ठीक। ईरान में यहाँ पर एक डेजर्ट है दस्ते कबीर, यहाँ पर है। यहाँ पर एक और डेजर्ट है जिसका नाम है दस्त ए लूत डेजर्ट। सीरिया और इराक के बीच में फैला एक डेजर्ट है यहाँ पर जिसका नाम है सीरियन डेजर्ट। यहाँ पर एक डेजर्ट है हमारा जिसका नाम है रब अल
खाली डेजर्ट। तो अब अगर हम यहाँ पर डेजर्ट की बात करें तो सबसे पहला डेजर्ट हमारे पास आया यहाँ पर अल नाफूर डेजर्ट, जो कि कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में। पूछता है कि कौन सा डेजर्ट कितने देशों में फैला हुआ है। अल नाफूर डेजर्ट है सऊदी अरेबिया में। इसके बाद हम देखें तो अगला आता है रब अल खाली डेजर्ट। रब अल खाली डेजर्ट अगर देखें तो सऊदी अरेबिया में, यमन में और ओमान में फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है सऊदी अरेबिया में, यमन में और ओमान में। फिर सीरियन डेजर्ट है। सीरियन डेजर्ट है, ये फैला हुआ है सीरिया में और इराक में। फिर ईरान में डेजर्ट है, एक है दस्त ए कबीर और दूसरा है दस्त ए लूत डेजर्ट। तो ये हमारे यहाँ के इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं। इसके अलावा जो यहाँ के पेट्रोलियम भंडार हैं, जो यहाँ के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, वो मैंने शीट में दे रखे हैं। आप उनको शीट से देखिएगा। मैं कुछ और एडिशनल जो है एक दिन के अंदर इसमें जो पेट्रोलियम भंडार हैं, जो मिनरल रिजर्व्स हैं, जहाँ जहाँ पर आते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो उसमें आप शीट में उसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा। ये जो था, ये हमारा वेस्ट एशिया था, उसका जोग्राफिकल मैपिंग थी हमारे पास। इसको इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।